यही वो टूल है जो आपकी वेबसाइट और गूगल की दोस्ती आपस में कराता है और आप बीच में होते हैं मीडिएटर। आप दोनों के बीएफएफ हैं। आपको गूगल से भी बातें सुनने को मिलती है, आपको अपनी वेबसाइट का भी पता लग जाता है। आपको ये भी पता चल जाता है कि आपकी वेबसाइट की प्रॉब्लम्स क्या हैं और आपको ये भी पता चल जाता है कि गूगल को आपकी वेबसाइट से एक्चुअली में क्या क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या कंप्लेंट्स हैं। सो गूगल सर्च कंसोल बहुत ज़रूरी है। चाहे आप अभी शुरू कर रहे हैं अपना करियर या फिर आप बहुत सालों से एसईओ कर रहे हैं, फिर भी गूगल सर्च कंसोल में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट मिल जाते हैं जो अभी तक आपने नहीं सोचे होंगे उस पॉइंट ऑफ व्यू से। आज की क्लास में हम गूगल सर्च कंसोल को बेसिक से पढ़ना शुरू करेंगे और धीरे धीरे हम एडवांस लेवल पर जाएंगे। बट अगर आप पुराने एसईओ हैं, वेटरन हैं, तो भी आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ें ज़रूर मिलेंगी। और आगे आने वाली क्लासेस में हम गूगल सर्च कंसोल के बेहद एडवांस यूज़ देखेंगे, जहां पर हम देखेंगे कुछ डैशबोर्ड जो न्यूज़ वेबसाइट्स के हैं, कुछ ई कॉमर्स बड़ी वेबसाइट्स के हैं, जहां पर आपको पता चलेगा कि गूगल सर्च कंसोल में किस लेवल पर, बड़े लेवल पर, जहां पर मिलियंस ऑफ पेजेस हैं, वहां पर किस तरह से इश्यूज कंपाइल होते हैं और किस तरह से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। सो इसी एक सीरीज में आप गूगल सर्च कंसोल को बेसिक से समझना भी शुरू करेंगे और बेहद एडवांस लेवल 20 मिलियन के ट्रैफिक वाली वेबसाइट्स का भी कंटेंट देखेंगे, उनके इश्यूज को देखेंगे और उनको सॉल्व करना सीखेंगे। नाउ ये इस कोर्स की 4th क्लास है। अगर आपने इससे पहले की 3 क्लासेस अटेंड नहीं की है, किसी को भी मिस किया है, तो पहले जाइए उन क्लासेस को देखिए, इसके बाद इस क्लास को अटेंड करिए, तभी आपको इस कोर्स का पूरा फायदा मिलेगा। हमने कोर्स स्ट्रक्चर इसी तरह से किया है कि आप एक के बाद दूसरी क्लास देखें और आपको सब कुछ सीखने को मिले। इसके अलावा जितने भी आपके इस क्लास या पिछली क्लास के डाउट्स हैं, उन सभी को नोट करके रखें ताकि संडे को, आगे आने वाले संडे को जो लाइव डाउट सेशन होगा, उसमें आप अपने क्वेश्चंस को पूछ सकें। लाइव सेशन को कैसे ज्वाइन करना है सबको पता है, जिन्हें नहीं पता है वो जाएं इस चैनल के मेन पेज पर, होम पेज पर जाएं, youtube.com/अमित तिवारी। वहां पर सब्सक्राइब बटन के साइड में आपको ज्वाइन बटन दिखाई दे रहा होगा। 29 रुपीज पर मंथ कॉस्ट है, 2 समोसे आते हैं। ज्वाइन करिए, अपने कैरियर को आगे बढ़ाइए। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और गूगल सर्च कंसोल को सीखना शुरू करते हैं। तो हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ पर आपको आपकी स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है, वो जिन लोगों ने क्लास अटेंड करी है पुरानी, उन्हें पता है कि ये है गूगल सर्च का एक बेसिक डायग्राम। सो हम गूगल सर्च कंसोल पर लैंड नहीं हुए, गूगल सर्च इंजन पर लैंड हो चुके हैं और ये गलती से नहीं हुआ है। गूगल सर्च कंसोल को समझने से पहले आपको देखना होगा कि आखिर गूगल सर्च कंसोल का यूज़ क्या है। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ट्रस्ट में बहुत सारे सीनियर एसईओज भी गूगल सर्च कंसोल के यूज़ को पूरी तरीके से यूटिलाइज करने में फेल हो जाते हैं। रीजन है कि आपको उसका यूज केस नहीं पता है। गूगल सर्च कंसोल का काम है आपके और आपकी वेबसाइट के बीच में जो गूगल का कनेक्शन है उसको स्मूथ आउट करना। ऐसा नहीं हो सकता है कि गूगल आपकी वेबसाइट को विजिट करे और सब कुछ स्मूथ हो जाए। रीजन ये है कि जो गूगल सर्च इंजन है वो अपने आप में काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कहीं पर तो आपके यूआरएल को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, फिर उसे बारी बारी से बैच में क्रॉल किया जा रहा है, फिर इसके बाद उसके कंटेंट को स्टोर किया जा रहा है, उसके लेक्सिकन बनाए जा रहे हैं, कंटेंट को समझा जा रहा है, उससे अगेन यूआरएल को एक्सट्रैक्ट करके फिर से यूआरएल सर्वर पर भेजा जा रहा है। काफ़ी सारे पेजेस को रैंक किया जा रहा है। कुछ की क्वालिटी में अच्छा लगेगा गूगल, कुछ पेजेस की क्वालिटी गूगल को अच्छी लगेगी, किसी की नहीं अच्छी लगेगी। ये जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, इसमें से बहुत सारे यूआरएल्स के साथ में गूगल को प्रॉब्लम हो सकती है। जब भी वो प्रॉब्लम होती है तो वो क्या करे? क्या वो आपकी वेबसाइट को इग्नोर कर दे? ऐसा आप नहीं चाहेंगे। आप चाहेंगे कि गूगल जो भी आपके वेबसाइट के साथ में प्रॉब्लम फेस कर रहा है उसके बारे में आपको बताए, और ये जो बताने का काम है यही करता है गूगल सर्च कंसोल। तो जो गूगल सर्च कंसोल इस पूरी कड़ी में आता है एग्जैक्टली बीच में। इसका काम है आपकी वेबसाइट और गूगल के बीच में आ जाना और आपके कम्युनिकेशन को स्मूथ करना। यह है गूगल सर्च कंसोल का काम। नाउ गूगल सर्च कंसोल आपकी वेबसाइट और गूगल के बीच का एक पोर्टल है, ये आपने समझ लिया। अब हम गूगल सर्च कंसोल के बिहेवियर को भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पर एक डिफरेंट नोट बना लेता हूँ और कुछ चीज़ें आपको गूगल सर्च कंसोल के बारे में बेसिक समझने बहुत ज़रूरी हैं। गूगल सर्च कंसोल एक लो मेमोरी सिस्टम है, लो परफॉर्मेंस सिस्टम है, लो प्रायोरिटी सिस्टम है। नाउ लो परफॉर्मेंस या फिर लो प्रायोरिटी सिस्टम से मेरा क्या मतलब है? गूगल सर्च कंसोल हर एक वेबसाइट के लिए फ्री में अवेलेबल टूल है, जहां पर गूगल आपकी वेबसाइट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को डंप करता रहता है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस इंफॉर्मेशन को डाइसेक्ट करें, उसे समझें और उसके बेस पर उसे रिजॉल्व करें। लेकिन गूगल इस गूगल सर्च कंसोल नाम के टूल को हाई प्रायोरिटी नहीं दे सकता है, बिकॉज इसमें रिसोर्सेज बहुत सारे लगते हैं।
ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है गूगल सर्च कंसोल को यूज़ करते वक्त, बिकॉज कई सारी सिनेरियोज ऐसे होते हैं जहां पर हम प्रॉब्लम फिक्स कर लेते हैं लेकिन गूगल सर्च कंसोल उसे अपडेट नहीं करता है, एंड देन हम कंफ्यूज होते रहते हैं पता नहीं ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई है नहीं सॉल्व हुई है, और कई बार एक सॉल्व हुई प्रॉब्लम को और ज़्यादा सॉल्व करने के चक्कर में हम अपनी कॉम्प्लिकेशन को बढ़ा लेते हैं। इसीलिए हमेशा याद रखिए कि गूगल सर्च कंसोल एक लो प्रायोरिटी लो परफॉर्मेंस सिस्टम है जहां पर प्रॉब्लम्स भी आपको थोड़े डिले के बाद पता लगेंगी और जो सोल्यूशन है वो भी आपको थोड़े टाइम बाद ही पता चलेगा। गूगल सर्च कंसोल को यूज करने के लिए आप सीधे सीधे सर्च कर सकते हैं, सर्च कंसोल, एंड जो भी पहला रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा है आप इसके ऊपर आए एंड देन स्टार्ट नाउ बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। जब आप पहली बार गूगल सर्च कंसोल को ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से स्क्रीन दिखाई देगी जहां पर आपको दो चॉइसेस दिखाई दे रही हैं। ये ब्लू पिल रेड पिल नहीं है, ये एक्चुअली में दोनों ब्लू पिल हैं जहां पर आपको दोनों को खाना है। ओके, यहाँ पर आपको दो चीजें दिखाई दे रही हैं, डोमेन एंड यूआरएल प्रीफिक्स, एंड इन दोनों के बीच के डिफरेंस को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, बट आपको यूज दोनों करनी है। यहाँ पर एक और चीज जरूरी है, ये सारी की सारी जो गूगल सर्विसेज हैं ये गूगल अकाउंट के साथ में, जीमेल अकाउंट के साथ में ही शुरू होती हैं। सो आपको जिस भी वेबसाइट आपको अपनी जिस भी ईमेल आईडी आपको जिस भी गूगल अकाउंट के साथ में अपनी वेबसाइट को कनेक्ट करना है उसे ऑलरेडी लॉगिन करके रखें, जैसे मैंने यहाँ पर लॉगिन कर रखा है एक आईडी के साथ। अब हम देख लेते हैं कि आखिर डोमेन और यूआरएल प्रीफिक्स इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है और कैसे आप इसे यूटिलाइज करते हैं। जब आप एक डोमेन को परचेज करते हैं, google.com, amittiwari.net, xyz.com, कुछ भी आप परचेज करते हैं तो आप एक्चुअली में सिर्फ डोमेन परचेज करते हैं। तो लेट्स से example.com एक हमारा डोमेन है। जब आप गूगल सर्च कंसोल के साथ में सिर्फ example.com को लिंक करते हैं तो इसे कहा जाता है डोमेन प्रॉपर्टी। ओके, और जब हम वेबसाइट का यूआरएल ऐड करते हैं गूगल सर्च कंसोल के साथ में तो उसे कहा जाता है यूआरएल प्रीफिक्स प्रॉपर्टी। इसका बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, हर चीज यूआरएल प्रीफिक्स प्रॉपर्टी है और सभी का अपना एक डोमेन। फॉर एग्जांपल अगर मैं google.com को विजिट करूं तो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है google.com। ये एक ब्राउजर्स की छोटी सी ट्रिक है जो हमारे लिए कंफ्यूजन बढ़ा देती है। लोगों को दिखाई देगा google.com, आपको भी दिखाई दे रहा है google.com, लेकिन अगर मैं यहां पर एक बार क्लिक कर दूं तो देखते हैं क्या यूआरएल दिखाई दे रहा है, https www.google.com। ऑल्दो हर एक यूआरएल प्रीफिक्स प्रॉपर्टी किसी न किसी डोमेन का पार्ट है, लेकिन ये ओपन होगा जब तो एक यूआरएल प्रीफिक्स प्रॉपर्टी ही होगी। अब क्वेश्चन आता है कि आखिर हमें क्या कनेक्ट करना चाहिए। हमें दोनों को कनेक्ट करना चाहिए और इन दोनों का यूज क्या होगा ये धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। अभी मैं जितनी भी वेबसाइट्स को विजिट करता हूं, कभी भी मुझे कोई ऑडिट के लिए मिलती है, कोई नया क्लाइंट साइन अप करता है, कोई अपनी वेबसाइट को मुझे एक्सेस प्रोवाइड करता है दिखाने के लिए, हेल्प के लिए, या तो उनके पास यूआरएल प्रीफिक्स प्रॉपर्टी है या फिर उन्होंने नए ट्यूटोरियल वगैरह देखकर डोमेन प्रॉपर्टी बना ली है, जो कि रॉन्ग अप्रोच है। अगर आपके पास वेबसाइट है example.com तो आपको डोमेन प्रॉपर्टी भी लिंक करनी है, यानी कि example.com, और आपको यूआरएल प्रीफिक्स प्रॉपर्टी भी लिंक करनी है। अब ये यूआरएल प्रीफिक्स प्रॉपर्टी क्या होगी, ये आपकी वेबसाइट के स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है आपने या आपके क्लाइंट ने www करके प्रॉपर्टी बनाई हो तो आप उसे कनेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है आपके वेबसाइट ओनर ने या क्लाइंट ने या बॉस ने www को नहीं यूज किया था तो आपको https example.com यूज करना पड़ेगा। आप अपनी वेबसाइट को जाकर विजिट करिए, विजिट करने के बाद यहां पर इस तरह से क्लिक करिए, देखिए कौन सा यूआरएल आपको दिखाई दे रहा है। www के साथ में तो www के साथ में ही कनेक्ट करना है, www के साथ में नहीं है तो उसके बिना ही कनेक्ट करना होगा, लेकिन कनेक्ट जरूर करना होगा यूआरएल प्रीफिक्स प्रॉपर्टी को भी और डोमेन नेम प्रॉपर्टी को, दोनों को ही कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं वापस गूगल सर्च कंसोल में और यहां पर आने के बाद देखते हैं कि भाई ये डोमेन प्रॉपर्टी को हमें कनेक्ट करना है। डोमेन प्रॉपर्टी को कनेक्ट करने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। तो यहां पर अब हमें डोमेन अपना एंटर करना पड़ेगा जिसे हम कनेक्ट करना चाहते हैं गूगल सर्च कंसोल के साथ में। तो मैं यहां पर अपना डोमेन एंटर करूंगा, delhibelly.site, फनी नाम, delhibelly.site। यहाँ पर हम डोमेन की जगह पर एंटर कर रहे हैं, यूआरएल प्रीफिक्स प्रॉपर्टी में एंटर नहीं करेंगे। आई प्रॉमिस, मैं डोमेन को इसलिए पहले आपसे वेरीफाई करवा रहा हूँ ताकि यूआरएल प्रीफिक्स वाला काम ही आसान हो जाए, आपको बहुत कम मेहनत करनी पड़ेगी यूआरएल प्रीफिक्स को एक बार वेरीफाई करने में, एक बार अगर डोमेन वाला हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने डोमेन एंटर कर दिया एंड देन इसके बाद कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। लेट इट चेक फॉर वेरिफिकेशन, एक बार वेरीफाई करेगा कि आप इस डोमेन को ओन करते हैं कि नहीं करते। वेरिफिकेशन क्यों जरूरी है कि ऐसे तो आप कल को जाकर किसी भी वेबसाइट को वेरीफाई कर सकते हैं गूगल सर्च कंसोल में, तो बिकॉज गूगल ऐसा नहीं कर सकता है इसीलिए आपसे वेरिफिकेशन मांगता है। वेरिफिकेशन का तरीका क्या है कि आपको इस डोमेन delhibelly.site जो मैं कह रहा हूं कि मेरा डोमेन है, उसके डोमेन के उसके रिकॉर्ड्स में एक रिकॉर्ड ऐड करना पड़ेगा वेरीफाई करने के लिए। तो यहां पर जो रिकॉर्ड ऐड करने का मेथड है वो txt वाला है। जो लोग नए हैं उनके लिए थोड़ा सा हो सकता है प्रोसेस अभी आपको ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी लगे, बट इट्स वेरी सिंपल, आप सिर्फ स्टेप्स को फॉलो करें। यहां पर txt रिकॉर्ड है,
इसको इस मेथड को यूज़ करना है। यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको सी नेम भी दिखाई देगा, लेकिन सी नेम हम सब डोमेन बनाने के लिए यूज़ करते हैं। अब सब डोमेन क्या ये भी आगे पता लगेगा, अभी नहीं बात करते हैं इसके बारे में। TXT रिकॉर्ड को ही सिलेक्टेड रहने देते हैं और यहाँ पर नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है वो पर्टिकुलर TXT रिकॉर्ड जिसको आपको लिंक करना है, जिसको आपको यूज़ करना है। तो हम यहाँ पर कॉपी बटन के ऊपर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद मैं जाऊँगा मेरे अपने डोमेन के पैनल पे, जहां पर इस डोमेन को रजिस्टर किया गया है, वहां पर मुझे डोमेन को मैनेज करना होगा। मैनेज बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूं मैं। अब मैं आऊंगा उस पैनल पर जहां पर डोमेन को रजिस्टर किया गया है। ये प्रोसेस कुछ होस्टिंग प्रोवाइडर्स के लिए अलग अलग हो सकती है, लेकिन अगर आपकी वेबसाइट ऑलरेडी किसी सी पैनल वाली होस्टिंग पर होस्टेड है, जो कि 70 से 80% होस्टिंग प्रोवाइडर्स ऑलरेडी देते हैं, वहां पर ये सारे स्टेप सेम होंगे, मोटा मोटी स्टेप सेम होंगे। अगर फिर भी आपको कहीं कोई प्रॉब्लम फील होती है तो आप अपने होस्टिंग या फिर डोमेन जहां पर आपने रजिस्टर किया है उनके सपोर्ट के पास जाएं, उनसे चैट करें, उनको बोले ये है मेरा TXT रिकॉर्ड, इसको मुझे ऐड करना है वेबसाइट पर, वो ऐड कर देंगे। बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है। नाउ यहां पर मैं सर्च करता हूं जोन सर्च करूंगा, जोन एडिटर दिखाई देगा। जोन एडिटर को मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। इसके बाद मुझे अपनी वेबसाइट को ढूंढना होगा। ये मेरी delhybelly वेबसाइट। इस delhybelly वेबसाइट के सामने इस मैनेज बटन के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। मैनेज बटन पर क्लिक कर दिया हमने। अब यहां पर हमें अलग अलग रिकॉर्ड बनाने का ऑप्शन मिल रहा है। ऐड रिकॉर्ड नाम के इस बटन के ऊपर क्लिक कर देते हैं, या फिर यहां पर एरो पर क्लिक करें एंड देन ऐड TXT रिकॉर्ड। ये सबसे सिंपल टाइप के रिकॉर्ड्स होते हैं। यहां पर आपको अलग अलग रिकॉर्ड्स दिखाई दे रहे हैं जिनका अलग अलग पर्पस है। फॉर एग्जांपल ए रिकॉर्ड को यूज करते हैं अगर हम, तो हम किसी एक पर्टिकुलर URL को किसी खास IP एड्रेस के ऊपर रिडायरेक्ट कर सकते हैं। MX रिकॉर्ड को हम यूज करते हैं जब हमें ईमेल से रिलेटेड रिकॉर्ड्स बनाते हैं। हम CNAME रिकॉर्ड को यूज करते हैं जब हमें अलग सब डोमेन बनाने होते हैं। हम CAA रिकॉर्ड को यूज करते हैं, मुझे नहीं पता अभी क्योंकि मैंने कभी बनाया नहीं है, SEO के लिए जरूरी नहीं है ये। ओके, सो हम आ जाते हैं TXT रिकॉर्ड के ऊपर। यहां पर क्लिक कर देते हैं। एक्सेप्ट करते रहना चाहिए, कुछ नहीं आता है तो, है ना। आने से ज्यादा ना आना जरूरी है, ताकि कल को अगर आपको सीखने का मौका मिले तो आपके दिमाग में ईगो न रहे, घमंड न रहे कि भाई मैं नहीं सीखूंगा, मुझे सब कुछ आता है। अगर यहाँ पे इस प्रोसेस को मैं कैंसिल कर देता हूँ 2 सेकंड के लिए, और फिर से अगर मैं इस ए रिकॉर्ड नाम के बटन को ढूंढने की जगह मैं सीधे ऐड रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, तो भी आप ये टाइप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो TXT। ओके, TXT रिकॉर्ड के ऊपर आ जाते हैं। अब यहाँ पर रिकॉर्ड की जगह पे हमें पेस्ट कर देनी है वही वैल्यू जो हमने कॉपी की है यहाँ से। बहुत इजी रह के सीखना है, कुछ भी यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप कुछ भी हर्ट नहीं करोगे। जब कोई रिस्की चीज होगी मैं पहले से बताऊंगा, इसीलिए बड़े आराम से खाली दिमाग एकदम रख के आप आराम से। तो यहाँ पर हमने इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद वापस आ गए अपने जोन एडिटर में। यहाँ पर हमने रिकॉर्ड को पेस्ट कर दिया। बस ये ध्यान रखना है कि ये जो टाइप है इसको TXT कर देना है, ठीक है। इसके बाद उल्टा चल रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंस भी ऐसी ही है। तो यहां पर आ जाती है TTL वैल्यू। TTL कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं। TTL का मतलब है टाइम टू लिव, यानी कि जो रिकॉर्ड आप डाल रहे हो, कल को अगर आप इसे हटा देते हो तो इसे कब तक एक्टिव रहना, इसके बाद ये हट जाए। ये वैल्यू सेकंड्स में है। सो मैं यहां पर अगर 1 सेकंड डाल देता हूं, राइट, और मैं यहां पर रिकॉर्ड बनाने के बाद कल को आता हूं, उसे यहां से डिलीट कर देता हूं, तो ये जो सिस्टम है आपके होस्टिंग कंपनी का, ये उसे 1 सेकंड तक रखने देगा। 1 सेकंड के बाद चेंज को करना शुरू कर देगा। तो ये इसलिए दिया जाता है, कभी कभार होता है सेंसिटिव रिकॉर्ड्स हैं, मान लो कल को अगर आपको कुछ अंडू करना है तो थोड़ा टाइम मिल जाए, लेकिन हम यहाँ पर इस वैल्यू को मिनिमम कर देते हैं। अलग अलग होस्टिंग प्रोवाइडर यहाँ पर अलग अलग वैल्यू रखते हैं। लेट्स से इस होस्टिंग ने इस वैल्यू को 14400 इतने सेकंड्स के लिए लिमिट कर रखा है। आप इसको इतना ही बना देंगे तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन इसे मैं हमेशा प्रेफर करता हूं कि हम मिनिमम पे कर दें। तो मैं 300 वैल्यू कर देता हूं। 300 क्यों कर रहा हूं? 300 का मतलब हो गया 5 मिनट। अधिकतर होस्टिंग कंपनीज 300 वैल्यू को मिनिमम रखती हैं। जो प्रीमियम होस्टिंग कंपनीज वो आपको 10-12 सेकंड भी रखने का ऑप्शन देती हैं, लेकिन उसकी जरूरत भी नहीं है और उससे कोई खास फर्क भी नहीं पड़ता। तो हम यहाँ पर 300 वैल्यू रख देते हैं। इसके बाद आता है नेम। अब ये नेम क्या रखना है, जोन नेम क्या रखना है? यहां पर नेम आपको नहीं बताया गया, यहां पर कोई नेम नहीं है, करेक्ट। ये प्रॉब्लमेटिक नहीं है, क्योंकि TXT रिकॉर्ड के लिए जब भी हम नेम रखते हैं ना, वो पूरे डोमेन को ही रखना, आपको पूरे डोमेन को वेरीफाई करना है, इसीलिए हमें यहाँ पर पूरा डोमेन नेम एंटर करना पड़ता है। कुछ होस्टिंग कंपनीज अगेन अगर आप @ बना देते हैं तो वो पूरे डोमेन के लिए अपने आप इसको इफेक्टिव कर देती हैं। कुछ होस्टिंग प्रोवाइडर नहीं करते, तो हम यहाँ पर आते हैं और अपने डोमेन को टाइप कर देते हैं delhybelly.site एज इट इज टाइप कर दो पूरा। www नहीं लगाना, HTTPS नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना, सीधे सीधे ऐसे ही टाइप किया आपने। और अब मैं क्लिक करता हूं सेव रिकॉर्ड बटन के ऊपर। यहां पर एरर दिखाई दे रहा है। किसी और अकाउंट के लिए भी हमने ऑलरेडी इसी रिकॉर्ड को ऐड किया हुआ है, उसकी वैल्यू है 14,400 और अभी मैं 300 यूज करने की कोशिश करूं तो एरर दिखाई दे रहा है। तो मुझे यहाँ पर इस वैल्यू को भी 14,400 करना होगा, लेकिन आप 300 भी यूज कर सकते हैं अगर आप किसी नए डोमेन के लिए इस वैल्यू को इस्टेब्लिश कर रहे हैं। यहाँ पर दोबारा से करने के बाद सेव रिकॉर्ड बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और ये रिकॉर्ड यहाँ पर सेव हो जाएगा। डन।
नाउ जब आप जोन रिकॉर्ड में आकर किसी भी डोमेन के लिए नए रिकॉर्ड को ऐड करते हैं, उसको प्रोपोगेट होने में टाइम लगता है, ये इन्फॉर्मेशन दुनिया भर के सर्वर्स तक पहुंचाने में टाइम लगता है। सो मैं वापस आता हूं गूगल सर्च कंसोल में और यहां पर मुझे वेरीफाई बटन के ऊपर क्लिक करना है। मैं क्लिक करता हूं, मे बी ये अभी यहां पर वेरीफाइड दिखाई देगा, जो कि दिखाई दे गया। कई बार ऐसा भी होता है, अगर आपका जो डोमेन रजिस्ट्रार है या होस्टिंग कंपनी वो थोड़े से सस्ते बजट वाली है, तो हो सकता है उस चेंज को प्रोपोगेट करने में उनको थोड़ा टाइम लगे। ये टाइम अगर लग रहा है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ी देर बाद, 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, या अगर आप 1 घंटे बाद आके चेक करोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहां पर मैं डन बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूं और यहाँ पर मैं इसी स्क्रीन पे हूँ। अगर मैं गो टू प्रॉपर्टी कर देता तो मैं प्रॉपर्टी पर जा सकता था। मैंने डन बटन पर क्लिक कर दिया ताकि आपको दिखा सकूं कि आप प्रॉपर्टी पर जाएंगे कैसे। यहाँ पर क्लिक करें इस बटन के ऊपर, सर्च प्रॉपर्टी delhibelly.site, आ जाते हैं हम यहाँ पर, इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर आपको ये पेज दिखाई देगा, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि इस वेबसाइट पर कोई ट्रैफिक है ही नहीं, इस वेबसाइट पर कोई वेबसाइट है ही नहीं, इस डोमेन पर कोई वेबसाइट नहीं। नाउ मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि फिर आप जो HTTPS प्रॉपर्टीज है उनको बड़े आराम से बना सकते हैं। तो मैं आ जाता हूं वापस, यहाँ पर इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करूंगा, ऐड प्रॉपर्टी बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, वही पॉपअप फिर से दिखाई दे जाएगा। अब की बार हम वैल्यू ऐड करेंगे HTTPS www.delhibelly.site। कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करता हूं, वेट करते हैं और ये ऑलरेडी वेरीफाइड है। अब मैंने कुछ भी यहाँ पर कोई मेथड वेरिफिकेशन का नहीं यूज किया। क्यों नहीं यूज किया? बिकॉज जरूरत ही नहीं है। अगर आपने डोमेन को ही वेरीफाई कर दिया तो फिर आपको अंदर बाकी अलग अलग पार्ट्स को अलग से वेरीफाई करने की जरूरत नहीं होती, सब अपने आप ही वेरीफाइड है ऑटोमेटिकली। अगर मैं इस प्रोसेस को नहीं करता, अगर मैं डोमेन को वेरीफाई नहीं करता, तो फिर मुझे जाकर फाइल अपलोड करनी पड़ती वगैरह वगैरह, बहुत सारे मेथड करने पड़ते। और अगर आपको इन मेथड्स को जानना है तो हमारा एक वीडियो है खास जिसमें इस प्रोसेस को सिखाया गया, दिखाया गया, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। अभी मैं नहीं करूंगा बिकॉज आज की तारीख में अगर आप SEO करना चाहते हैं, गूगल सर्च कंसोल को यूज करना चाहते हैं, तो आपको डोमेन प्रॉपर्टी भी ऐड करनी चाहिए और URL प्रीफिक्स प्रॉपर्टी भी ऐड करनी चाहिए। सो आप डोमेन प्रॉपर्टी को वेरीफाई करें और उसके बाद आकर URL प्रीफिक्स प्रॉपर्टी को कनेक्ट करें, तभी सही स्टेप कंप्लीट होंगे। मैं डन कर देता हूं, हम आ गए यहाँ पर। आपको यहाँ पर ड्रॉप डाउन में HTTPS www.delhibelly.site दिखाई दे रही होगी। नाउ जब आप अपनी वेबसाइट को, अपने डोमेन को पहली बार कनेक्ट करेंगे, हो सकता है यहाँ पर एक छोटी सी घड़ी टाइप की दिखाई दे। हम एडिटिंग में यहाँ पर एक दूसरा स्क्रीनशॉट लगा देंगे। उसका मतलब ये होता है कि अभी आपने पहली बार इस वेबसाइट को कनेक्ट किया गूगल सर्च कंसोल में, गूगल को डेटा कलेक्ट करके आपको यहाँ दिखाने में टाइम लगेगा। गूगल आपकी वेबसाइट से रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करता रहता है, लेकिन वो दिखाना नहीं शुरू करता। वो दिखाना तभी शुरू करेगा जब आप पहली बार गूगल सर्च कंसोल से कनेक्ट करते हैं, किसी भी गूगल सर्च कंसोल से कनेक्ट करें। नाउ यहाँ पर मुझे घड़ी इसलिए नहीं दिखाई दे रही है बिकॉज इस डोमेन को मैंने बनाया था तकरीबन 26 मई के आसपास, तब मैंने किसी दूसरे डेमो अकाउंट के साथ में कनेक्ट किया होगा, तो तब से अभी तक का डेटा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब ये डेटा 0 है वो अलग बात है, क्योंकि वेबसाइट बनी ही नहीं है। आई डोंट थिंक यहाँ पर वेबसाइट बनी भी है। यस, वेबसाइट ही नहीं बनी हुई तो क्या का ट्रैफिक होगा, राइट? ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। तो यहाँ पर आराम से जो है आपको ये खाली सा डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है। अब खाली डैशबोर्ड में आपको क्या दिखाऊंगा, इसीलिए हम एक दूसरी वेबसाइट को इस अकाउंट में कनेक्ट करते हैं ताकि आपको थोड़े थोड़े डेटा के साथ में सिखाना शुरू करूं कि आखिर गूगल सर्च कंसोल को यूज कैसे करना है। सो अब हमने इसी अकाउंट में कनेक्ट कर लिए एक ऑलरेडी एक बेकरी की वेबसाइट है छोटी सी, जिसके डेटा को हम यूज करेंगे इस क्लास को आगे कंटिन्यू करने में। नाउ यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मैंने 2 प्रॉपर्टीज को कनेक्ट किया है। nidhasstreet.ca डोमेन प्रॉपर्टी को भी कनेक्ट किया है और जो वेबसाइट है एज इट इज उसको भी कनेक्ट किया। छोटी सी बेकरी की वेबसाइट है, कनाडा बेस्ड है, हम इसी को यूज करेंगे। नाउ यहाँ पर आप देख रहे हैं ये डैशबोर्ड अपने आप में बड़ा ओवरवेलमिंग सा लगता है। अगर आपने पहली बार इस फील्ड में कदम रखा है, गूगल सर्च कंसोल को आप पहली बार यूज करें, बहुत ही डॉन्टिंग सा लगेगा। बहुत सारे अलग अलग पुर्जे हैं, ग्राफ भी दिखाई दे रहा है, इतना सब कुछ पढ़ना था तो IAS क्यों नहीं कर लिया, ये सारे डाउट होंगे। बट एक्चुअली में दिस इज वेरी सिंपल एंड यू हैव टू लर्न इट। जिसे तब तक यूज करना है जब तक अच्छी तरीके से आना चाहिए। नाउ जब आप गूगल सर्च कंसोल पर पहली बार लैंड करते हैं किसी वेबसाइट से रिलेटेड, तो यहाँ पर आपको जो पहला पेज दिखाई देता है, जो आपका लैंडिंग पेज होगा, वो होगा ये ओवरव्यू डैशबोर्ड। ओवरव्यू मतलब कि आपको इस वेबसाइट की सारी सिचुएशन, कंडीशन, जो भी इसकी दिशा है और जो इसकी दशा है, उसका एक स्नैपशॉट मिल जाता है। सबसे पहले आपको इस पार्ट को भी मैं इग्नोर कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस दिख जाती है। ये पिछले 3 महीनों की परफॉर्मेंस है, यानी कि 3 महीनों में इस वेबसाइट को पर डे के हिसाब से कितने क्लिक्स मिल रहे हैं ये आपको दिखाई दे रहा है। सो पिछले 3 महीने में टोटल जो इसको क्लिक्स मिले हैं वो है 6159।
ओके, ये इतने टोटल वेब सर्च क्लिक मिले हैं। इसके बाद आ जाते हैं नीचे और देखते हैं रिकमेंडेशन दिखाई देंगी, यानी कि इस वेबसाइट से रिलेटेड गूगल के अपनी अभी कुछ मैसेज इंपॉर्टेंट, क्या करना है, किस चीज़ पर ध्यान देना है, क्या अच्छा है क्या खराब है, तो यहाँ पर गूगल की ऑटोमेटिक रिकमेंडेशन दिख जाती है। किसी को कम दिखाई देंगे, किसी को ज़्यादा दिखाई देंगे, अलग अलग मेथड है, मीनिंग है, छोड़ देते हैं। वापस आते हैं नीचे, इंडेक्सिंग दिखाई दे रही है, यानी कि इस वेबसाइट के कितने पेजेस को गूगल ने इंडेक्स करके रखा हुआ है। हमने इंडेक्सिंग के बारे में बात की थी कि जब गूगल आपकी वेबसाइट के पेजेस की एक कॉपी को अपने पास सेव कर लेता है, अगर गूगल ने एक कॉपी को सेव नहीं किया तो रैंक भी नहीं करेगा, आपको ट्रैफिक भी नहीं मिलेगा। तो यहां पर पता लग रहा है कि आपकी वेबसाइट के 32 पेजेस इंडेक्स नहीं है और 71 पेजेस इंडेक्स हो चुके हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। ये भी 3 महीनों का स्टेटस है। ठीक है, आ जाते हैं नीचे, एक्सपीरियंस, यानी कि इस वेबसाइट को लेकर आपके यूजर्स का एक्सपीरियंस क्या है। अभी वेबसाइट की स्पीड वगैरह वगैरह के ऊपर मैं बात नहीं करूंगा बिल्कुल, क्योंकि जो शुरुआती स्टूडेंट, हमारे नए स्टूडेंट हैं, उनके लिए थोड़ा टफ हो जाएगा, आराम से रखते हैं। एक्सपीरियंस का मतलब होता है कि लेट्स से कि हमने इस वेबसाइट को ओपन किया, निदा स्ट्रीट, कितनी जल्दी ओपन हो रही है। अगर कोई वेबसाइट बहुत देर में ओपन होगी तो लोग उसे अच्छा नहीं मानेंगे, उसके ऊपर जो है वो ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, उन्हें वेट करना पड़ेगा। आजकल कौन वेट करना चाहता है। सो गूगल ऐसी स्लो वेबसाइट्स को रैंक भी अच्छी नहीं देता। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट की रैंक अच्छी हो तो वेबसाइट को फास्ट रखना चाहिए। अब आपकी वेबसाइट के कितने पेजेस गूगल को लग रहा है कि फास्ट है, कितने पेजेस फास्ट नहीं है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सपीरियंस सेक्शन में मिल जाता है। इसके बाद शॉपिंग वाला एक ओवरव्यू है, आपकी वेबसाइट में कितने पेजेस, कितने प्रोडक्ट पेजेस जो है गूगल को वैलिड मिले, कितनों में प्रॉब्लम है। एनहांसमेंट, यानी कि ये स्ट्रक्चर डेटा से रिलेटेड। सो अब इन सारे सेक्शंस को हम लोग खोल के यहाँ पर आराम से डिटेल में भी देखेंगे, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन अभी आपको यहाँ पर मोटा मोटी समझ लेना है कि ओवरव्यू टैब आपको हमेशा ओवरव्यू देता है, थोड़ा थोड़ा पता लग जाता है, लेकिन वी डोंट स्पेंड टू मच टाइम हियर। एक बार जब आप सीख जाएंगे गूगल सर्च कंसोल को तो आप ओवरव्यू टैब के ऊपर कभी ध्यान ही नहीं देंगे। ठीक है, नाउ यहाँ पर एक चीज़ और समझनी ज़रूरी है। कई बार स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस एसईओज भी चकरा जाते हैं जब उनसे ये पूछा जाता है कि आपकी वेबसाइट का असली ट्रैफिक क्या है, कैसे पता लगेगा। कोई कहता है गूगल सर्च कंसोल, कोई दूसरे टूल का नाम बताएगा जो है गूगल एनालिटिक्स, लेकिन दोनों के बीच में सच बीच में है, ना गूगल सर्च कंसोल के पास है ना गूगल एनालिटिक्स के पास है। यहां पर दिखाई दे रहा है कि इस वेबसाइट पे nidastreet.ca पे पिछले 3 महीनों में 6159 क्लिक्स मिले हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि 6159 लोग आए हैं, मे भी लोगों ने आपकी इस वेबसाइट पर एक से ज्यादा बार क्लिक किया है, राइट। ये सिर्फ वेब सर्च क्लिक का डेटा है। इसका मतलब क्या हुआ, लेट्स से मैं आता हूं गूगल सर्च पर और मैं सर्च करता हूं निधास स्ट्रीट। ठीक है, मैं निधास स्ट्रीट वर्ड को सर्च करता हूं और यहां पर इनकी वेबसाइट सर्च रिजल्ट्स में दिखाई दे रही है। करेक्ट, सर्च रिजल्ट्स में ये वेबसाइट दिखाई दे रही। अगर मैं यहां पर इस रिजल्ट पर क्लिक कर देता हूं, देखते ही गूगल सर्च रिजल्ट्स पेज से मैंने क्लिक किया है तो ये एक क्लिक हो गया यहाँ पे। अब ये 6159 क्लिक्स नहीं होंगे, 6160 क्लिक्स होंगे, क्योंकि मैंने अभी अभी सर्च करने के बाद क्लिक कर दिया। अगर मैं बैक मारता हूं और फिर से एक बार क्लिक कर देता हूं तो फिर ये हो जाएंगे 6161 क्लिक्स। ये हो गए क्लिक। लेकिन एक यूजर जब किसी वेबसाइट पर आता है तो वो सिर्फ होम पेज देखकर नहीं चला जाता है। अगर मैं यहाँ पर इन केक में से किसी एक केक के ऊपर बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूं और मैं इंटरनल कोई पेज विजिट करता हूं तो अब यहां पर काउंटर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि गूगल सर्च कंसोल के पास डेटा आता है सिर्फ गूगल सर्च से। गूगल सर्च से मैंने सिर्फ इस होम पेज के लिए क्लिक किया था। एक बार जब मैंने एक पेज के ऊपर क्लिक कर दिया, मैं अंदर आ गया, तो गूगल सर्च को अब इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। अब यहां पर मैं अगर इस वेबसाइट में 50, 60, 100 पेजेस पर भी क्लिक कर लूं और उन पेजेस को देखता रहूं तो वो इंफॉर्मेशन आपको यहां पर नहीं मिलेगी। वो जो इंटरनल ट्रैफिक की इंफॉर्मेशन है वो आपको गूगल एनालिटिक्स नाम के दूसरे टूल में मिलती है, जिसे हम बाद में सीखेंगे। यहां पर मिलता है सिर्फ गूगल सर्च से आने वाले। सो हो सकता है आपकी वेबसाइट पर 5000 लोगों ने 25000 पेजेस देखे हों, लेकिन यहां पर आपको 6159 ही दिखाई देगा, बिकॉज दिस इज द अमाउंट जो आपको गूगल सर्च से ट्रैफिक मिला है। इतना क्लियर होना जरूरी है। हो सकता है कल को आपकी वेबसाइट पे अगर कोई वेबसाइट ओनर वो कहता है कि यार मेरा सर्वर का बिल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है ना, मेरा सर्वर बता रहा है कि मेरे पास 25000 लोग आ रहे हैं, लेकिन आप बोल रहे हो कि गूगल सर्च कंसोल पे सिर्फ 6159 ही क्लिक्स हो रही हैं, तो इसका मतलब यही है कि 6159 लोगों ने एंट्री की अंदर, लेकिन उन्होंने ज़्यादा पेजेस देखे, किसी ने 2 देखे, किसी ने 3 देखे, किसी ने 10 पेजेस देखे, तो नंबर बढ़ रहा है। टोटल ट्रैफिक अलग चीज़ है। नाउ यहां पर आ जाते हैं, टोटल पेज व्यूज अलग चीज है और गूगल सर्च से आने वाला ट्रैफिक अलग चीज होती है। अच्छा, यहां पर एक और मीट्रिक है जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए, जो है इंप्रेशन। इंप्रेशन क्या होते हैं? एक बार जब मैं गूगल सर्च पर आता हूं और यहां पर सर्च करता हूं किसी भी कीवर्ड को, अब मुझे यहां पर ये मेरा यूआरएल दिखाई दे रहा है,
हो सकता है कि मैं क्लिक करूं, हो सकता है ना क्लिक करूं। अगर मैं ना क्लिक करता तो ये इंप्रेशन होता, सिर्फ इंप्रेशन होता। क्लिक कर दिया तो इंप्रेशन भी है और क्लिक भी है, ऐसा नहीं इंप्रेशन नहीं होगा, फिर इंप्रेशन भी है और क्लिक भी है। सो हम वापस आते हैं गूगल सर्च कंसोल में और यहां पर ओवरव्यू टैब आपको समझ में आ गई। अब ओवरव्यू के बाद इनसाइट और यूआरएल इंस्पेक्शन है, इसे अभी नहीं देखेंगे। हम आ जाते हैं परफॉर्मेंस वाली टैब पर। कुछ वेबसाइट्स में आपको परफॉर्मेंस एक ही टैब दिखाई देगा, सिर्फ एक बटन होगा जिस पे लिखा होगा परफॉर्मेंस। कुछ वेबसाइट्स में गूगल सर्च रिजल्ट्स और डिस्कवर के बीच में बटा होगा। कुछ में डिस्कवर के साथ साथ नीचे गूगल न्यूज भी दिखाई देगा, जो वेबसाइट्स गूगल न्यूज में आती हैं। तो यहां पर सेक्शन हो सकता है या तो सेक्शन के अंदर बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। तो अभी फिलहाल मैं गूगल सर्च रिजल्ट्स के ऊपर क्लिक कर लेता हूं। हो सकता है आपको यहां पर सिर्फ परफॉर्मेंस नाम का टैब दिखाई दे, दोनों का मतलब एक ही है। अब ये है वो पहला पेज जो आपके लिए गूगल सर्च कंसोल में बहुत जरूरी है। यही आपको बताता है कि आपकी वेबसाइट कितना अच्छा फोड़ रही है गूगल सर्च में। ओके, नाउ इस टैब पर यहां पर आपको दिखाई दे रहा है 3 महीने का ही डेटा, जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। यहां पर ओवरव्यू टैब में भी आपको जो डेटा दिखाई दे रहा था वो 3 महीने का था, वही 3 महीने का यहां पर दिखाई दे रहा है। डिफॉल्ट डेट रेंज गूगल सर्च कंसोल की 3 मंथ्स है, लेकिन इसके अलावा आपको यहाँ पर फिल्टर भी दिखाई दे रहे हैं। फिल्टर पे आने से पहले हम यहाँ पे कुछ जो मेजर कैंडिडेट्स हैं उनको देख लेते हैं। क्लिक आपको पता लग गया, यानी कि जितनी बार लोग इस वेबसाइट के यूआरएल पर क्लिक करते हैं, किसी भी यूआरएल पर क्लिक करते हैं। ओके, इंप्रेशन क्या हुआ, जितनी बार आपकी वेबसाइट का यूआरएल दिखाई देता है। इसके बाद आता है सीटीआर, एवरेज सीटीआर, यानी कि अगर आपकी वेबसाइट को 100 बार गूगल दिखा रहा है तो कितनी बार लोग उस पर क्लिक कर रहे हैं। तो यहां पर इस वेबसाइट के लिए एवरेज सीटीआर दिखाई दे रहा है 1.2%, यानी कि जब गूगल सर्च रिजल्ट्स पेज पर इस वेबसाइट के सारे यूआरएल्स को 100 बार दिखाया जाता है तो उसमें से 1.2 टाइम्स ही लोग उस पर क्लिक करते हैं। इसके बाद आता है एवरेज पोजीशन, यानी कि इस वेबसाइट के किसी भी पेज की किसी भी कीवर्ड के लिए जो यहां पर पोजीशन होती है वो किस नंबर पर होती है, और वो दिखाई दे रही है 10.2। तो यहां पर अभी मैंने निधा स्ट्रीट सर्च किया, ये सबसे पहले ऊपर दिखाई दे रहा है बिकॉज इसका ब्रांड कीवर्ड है। कल को अगर मैं सर्च करता हूं कोई दूसरा कीवर्ड और वहां पर उस कीवर्ड के लिए कोई दूसरी रैंक है तो वो इसकी एवरेज पोजीशन को ऊपर नीचे करता रहता है। तो ये एवरेज पोजीशन जो वर्ड है वो यहां पर हमें दिखाता है कि इस वेबसाइट के सारे यूआरएल की सारे कीवर्ड्स के लिए जितनी बार भी इंप्रेशन हो रहा है उसमें से एवरेज पोजीशन क्या है। यहां पर आपको क्लिक्स देखने होते हैं, इंप्रेशन देखने होते हैं। एवरेज सीटीआर और पोजीशन को हम यूजुअली पूरी वेबसाइट के लिए कभी भी नहीं देखते बिकॉज वो नंबर हमेशा कम ही होगा। अगर आप देखोगे हाय तौबा मेरी तो वेबसाइट की एवरेज पोजीशन 10 ही है, मुझे क्या ट्रैफिक मिल रहा है, बट आपके इंप्रेशन ज्यादा होंगे अलग अलग की। कुछ कीवर्ड्स के लिए आप हो सकता है हो ही 14th पोजीशन पर, तो ये अपने आप एवरेज पोजीशन का नंबर डाउन हो जाता है। इसके ऊपर फोकस नहीं करना है, क्लिक्स और इंप्रेशन ये दोनों देखने जरूरी है। अब इसके ऊपर आपको कुछ फिल्टर्स दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको इस वेबसाइट के पिछले 24 घंटे के डेटा को देखना है तो 24 आवर्स के ऊपर हम क्लिक करेंगे। 55 क्लिक्स, 4.83 इंप्रेशन। 7 दिनों का अगर आपको डेटा देखना है तो आप 7 के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, 28 डेज एंड सो ऑन। अगर आपको 3 महीने से ज्यादा का डेटा देखना है तो आप मोर बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। 6, 12, 16 मंथ से ज्यादा का डेटा आपको नहीं मिलेगा गूगल सर्च कंसोल में। ठीक है, आगे एडवांस जब इन टॉपिक्स पर आएंगे हम गूगल सर्च कंसोल के, तब आपको बताएंगे कि आप डेटा कैसे आप सेव कर सकते हैं। बट अभी फिलहाल के लिए हमें मिलता है ऑप्शन 6, 12 और 16 मंथ का। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर 16 मंथ्स पर क्लिक कर देता हूं तो यहाँ पर अब मुझे पता लग जाएगा कि इस वेबसाइट को पिछले 16 महीने में कितना ट्रैफिक मिला, कितने क्लिक्स मिले हैं, कितने इंप्रेशन मिले, एवरेज सीटीआर क्या रहा है, एवरेज पोजीशन क्या रही है, वगैरह वगैरह, यहाँ पर सब कुछ पता चल जाता है। ठीक है, आ जाते हैं दूसरे ऑप्शन के ऊपर। यहाँ पर इस ट्रैफिक को देखने के अलावा हमारे पास कंपेयरिंग का भी ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल आप पिछले 24 आवर्स के ट्रैफिक को उससे पहले के 24 घंटे के साथ में कंपेयर करना चाहते हैं तो आप इसे यूज कर सकते हैं। पिछले 24 घंटे के ट्रैफिक को पिछले साल के सेम पीरियड के साथ में कंपेयर करना चाहते हैं तो आप इस बटन पर क्लिक कर सकते हैं। लेट्स से ये प्रीवियस पीरियड और ईयर ओवर ईयर थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है शुरुआत। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं 28 डेज पर आ जाता हूँ। एक दिन 24 घंटे 7 दिन काफी छोटा टाइम विंडो हो जाता है। मैं यहाँ पर करता हूँ कि लास्ट 28 डेज का, राइट। हम अभी राइट नाउ जब शूट कर रहे हैं, हम शूट कर रहे हैं 27 अगस्त। सो अगर मैं इस ऑप्शन को सेलेक्ट करता हूँ तो गूगल 2 रेंज के बीच में कंपैरिजन करेगा। एक तो होगा 1 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक का डेटा, और दूसरा होगा जुलाई में सेम टाइम के बीच का डेटा। उन दोनों को कंपेयर करेगा। अगर मैं सेलेक्ट कर लेता हूं कंपेयर लास्ट 28 डेज टू ईयर ओवर ईयर, तो इसका मतलब होगा कि 1 अगस्त से लेकर 28 अगस्त 2025 के डेटा को 1 अगस्त से 28 अगस्त 2024 के डेटा के साथ में कंपेयर किया जाएगा। यह है ईयर ओवर ईयर का मतलब। तो ये दोनों ऑप्शन जरूरी हैं क्योंकि कई बार कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो सीजनल होते हैं। लेट्स से आपका केटरिंग का बिजनेस है,
या बैंक्वेट हॉल का बिजनेस है। अब जब शादी बारातों वाला पीरियड होता है तभी ट्रैफिक होता है। अगर आप किसी भी बैंक्वेट हॉल या केटरिंग वाले बिजनेस को उसके लास्ट के ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर के ट्रैफिक को मार्च अप्रैल मई के साथ में कंपेयर करेंगे या फिर ये जुलाई अगस्त सितंबर के साथ में कंपेयर करेंगे तो ट्रैफिक कम ही दिखाई देगा, बिकॉज वो सीजन के टाइम ही ज्यादा पिक करते हैं ट्रैफिक। तो हम ऐसे बिजनेसेस में ईयर ओवर ईयर कंपैरिजन करते हैं। सो अब यहां पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जब भी आपको जिस भी पीरियड के साथ में जिस भी डेट रेंज में कंपेयर करना है आपने उसे सिलेक्ट किया, अप्लाई बटन के ऊपर क्लिक किया। अब यहां पर जो भी डिटेल आपको दिखाई दे रही थी वो आपको कंपेयर होकर मिल जाएगी। तो यहां पर इस वेबसाइट का 28 डेज से पहले के जो 28 डेज थे उसमें ट्रैफिक था 1.9,000 और लास्ट 28 डेज में 1.81,000 रहा, यानी कि थोड़ा सा कम हुआ है। इंप्रेशन भी कम हुए हैं और ट्रैफिक भी कम हुआ है। अब ये इसमें अगर आप एवरेज CTR को भी ऐड करना चाहते हो तो आप क्लिक कर सकते हो इसको और आप इंप्रेशन को हटा सकते हो, या फिर आज एवरेज पोजीशन को भी देख सकते हो, आप इसे इन दोनों को हटा सकते हो। आप इनमें से किसी एक वैल्यू को देख सकते हैं या फिर चारों वैल्यूज को एक साथ भी देख सकते हैं, टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है। नाउ ये डेटा कितना फ्रेश है ये आपको पता चल जाता है। यहां पर छोटा सा आपको दिखाई दे रहा है ये इंफॉर्मेशन कि ये डेटा कब अपडेट किया गया था। बट इस पर आने से पहले हमें दो और फिल्टर्स को देखना है। यहां पर अभी हमने फिल्टर्स देखे हैं डेट रेंज वाले। ओके, आपको ये सिर्फ स्पेसिफिक डेट रेंज ही नहीं मिलती है, आप यहां पर डेट और टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हैं और डेट टाइम सिलेक्ट करके किसी भी एक पर्टिकुलर वेबसाइट की परफॉर्मेंस को किसी खास डेट पर देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल डेट से मैं ये 28 डेज 3 मंथ्स ये सब नहीं देखना चाहता हूं, मैं जुलाई के डेटा को कंपेयर करना चाहता हूं जून के साथ में। मुझे नहीं करना इतना सब कुछ, तो मैं यहां पर आ जाता हूं। स्टार्ट डेट क्या होगी मेरी 1 जुलाई, ओके, एंड देन एंड डेट क्या होगी 31 जुलाई। इसको मुझे कंपेयर करना है जून के डेटा के साथ में, तो यहां पर आ जाता हूं मैं, जून को सेलेक्ट कर लेता हूं 1 जून एंड देन यहां पर एंड डेट हो जाएगी मेरी 30 जून। यहां पर ये ईयर 2025 खिंच के आ गया, इसे वापस ले आता हूं मैं जून में, जून कर लिया मैंने। तो यहां पर अब 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के डेटा को कंपेयर किया जा रहा है 1 जून से लेकर 30 जून के डेटा तक। अप्लाई बटन पर क्लिक करते हैं, जून और जुलाई का बढ़िया कंपैरिजन मेरे सामने रेडी होके आ जाता है। सो हमने जून में खराब किया था, 2.02,000 सिर्फ क्लिक्स थे, लेकिन जुलाई में 2.12,000 क्लिक्स थे। ओके, सो इस तरह से आप मंथली एग्जैक्ट फ्रेम टाइम फ्रेम में डेटा भी देख सकते हो। उसके साइड में फिर यहां पर हमारे पास आ जाते हैं कुछ और फिल्टर। पहला फिल्टर है सर्च टाइप। गूगल सर्च पर अगर हम आते हैं तो यहां पर आप देख रहे हो मैंने निधा स्ट्रीट सर्च किया है, लेकिन यहां पर एक तो ऑल है यानी कि सारे रिजल्ट एक साथ दिखाई दे जाएंगे, या फिर यहां पर इमेजेस है, उसके साथ शॉपिंग है, वीडियो है, शॉर्ट वीडियो है, न्यूज है, मोर, बहुत कुछ है। ओके, तो यहां पर हम आ जाते हैं वापस गूगल सर्च कंसोल में। आपको भी यहां पर कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, वेब है, इमेज है, वीडियो है, न्यूज है। अगर आप ये देखना चाहते हो कि इस वेबसाइट को पूरे जो टोटल वेब ट्रैफिक से जो रिजल्ट मिल रहा है वो इमेज रिजल्ट से कितना मैच कर रहा है, कितना कितना कम मिल रहा है या ज्यादा मिल रहा है, ये आप कंपैरिजन करना चाहते हो तो आप यहां से देख सकते हो। कंपेयर वाली टैब यहां पर है, बट अभी फिलहाल हम फिल्टर कर लेते हैं। हमें ये देखना है कि वेबसाइट नहीं, इमेजेस में से टोटल कितना ट्रैफिक मिला। तो मैंने इमेज को सिलेक्ट किया, अप्लाई बटन के ऊपर क्लिक कर दिया। अब मुझे यहां पर इसी डेट रेंज का जून और जुलाई का डेटा कंपेयर करके दिखाया जा रहा है, लेकिन सिर्फ इमेज से आने वाले ट्रैफिक को लेकर। ठीक है, अब ये हर वेबसाइट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जिसमें ज्यादा इमेजेस होती हैं, जहां पर इमेज ज्यादा यूजफुल है। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप वेडिंग फोटोग्राफी करते हो, ट्रैवल फोटोग्राफी करते हो, आपकी वेबसाइट पे बहुत सारी इमेजेस और आप देखना चाहते हो कि आपको उन अच्छी अच्छी इमेजेस से कितना ट्रैफिक मिल रहा है और वो ट्रैफिक बढ़ रहा है घट रहा है, तो आप यहाँ पर इस फिल्टर को यूज कर सकते हो। या फिर आप कंपेयर भी कर सकते हो, अगर आपको अपने इमेज और वीडियो ट्रैफिक को कंपेयर करना है तो आप यहां पर इस तरह से एक बार इमेज सेलेक्ट करोगे, दूसरे में वीडियो सेलेक्ट करोगे, अप्लाई बटन के ऊपर क्लिक करोगे और आपको कंपैरिजन मिल जाएगा। आपके इमेज और वीडियो ट्रैफिक के बीच के डेटा का कंपैरिजन मिल जाता है। वीडियो से यहां पर इनको कोई ट्रैफिक नहीं मिल रहा है। नाउ एक बार हम वापस फिर से सर्च टाइप में वेब को कर देते हैं ताकि डेटा हमारे पास ज्यादा रहे। यहां पर आपको कुछ फिल्टर्स दिखाई दे रहे हैं। फिल्टर्स बहुत यूजफुल चीज है। इस फिल्टर को मैं यहां पर सेलेक्ट करता हूं। फिल्टर को सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे यहां पर कुछ अलग अलग टाइप है। क्वेरी है, पेज टाइप है, कंट्री है, डिवाइस है, सर्च अपीयरेंस है। मैं थोड़ा सा यहां पर नीचे की तरफ आता हूं और देखते हैं इस ग्राफ के नीचे यहां पर आपको कुछ बटन्स दिखाई दे रहे हैं, क्वेरी, पेज, कंट्री, डिवाइस। क्या है ये? नीचे आ जाते हैं, सिर्फ क्वेरी दिखाऊंगा अभी फिलहाल के लिए। यहां पर दिखाई दे रहा है कि एक क्वेरी है निधा स्ट्रीट के लिए पिछले 3 महीने में, यहां पर 3 महीने सिलेक्टेड है। 3 महीने में कितने क्लिक्स मिले? 104। टोटल क्लिक्स तो 6.16 है, राइट? टोटल क्लिक्स 6159, लेकिन उसमें से किस कीवर्ड के लिए कितने क्लिक्स मिले ये देखना जरूरी है। तो यहां पर
इन टोटल 6159 क्लिक्स में से 104 क्लिक मिले हैं निधास स्ट्रीट कीवर्ड के लिए। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने बहुत बार निधास स्ट्रीट को सर्च किया होगा, लेकिन इस वेबसाइट का लिंक सिर्फ 303 टाइम्स गूगल ने दिखाया है और उसमें से 104 टाइम्स लोगों ने क्लिक किया है। 303 बार दिखाया, 104 टाइम्स क्लिक किया। सिमिलरली ये जो दूसरा कोई कीवर्ड जिसे मैं बिल्कुल नहीं पढ़ सकता, मेरी हिंदी मीडियम की ज़बान से पढ़ने में उलझ जाएगी, हो सकता है गांठ लग जाए, लेकिन इस कीवर्ड के लिए हमारी वेबसाइट के लिंक को 914 टाइम्स गूगल ने दिखाया, उसमें से 71 टाइम्स क्लिक किया गया। सिमिलरली अलग अलग कीवर्ड्स के लिए बहुत अलग अलग बार दिखाया गया वेबसाइट को, क्लिक्स भी मिले हैं। ठीक है, ये नंबर है। अगर मैं ये देखना चाहता हूं कि जो अलग अलग ये क्वेरीज हैं, इन क्वेरीज में से किसी खास क्वेरी के लिए कितनी बार वेबसाइट को इंप्रेशन या क्लिक मिले, तो मैं इस तरह के फिल्टर्स को यूज कर सकता हूं। तो मैं यहां पर इस तरह के फिल्टर को यूज कर सकता हूं। ऐड फिल्टर बटन के ऊपर क्लिक किया, क्वेरी के ऊपर क्लिक किया, एंड क्वेरी के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर मैं सर्च कर सकता हूं, लेट्स से निधास, राइट। निधास स्ट्रीट नहीं डालो, निधास सिर्फ डाल दिया मैंने। यहां पर आपको ऊपर फिल्टर, एक और फिल्टर के अंदर फिल्टर दिखाए, क्वेरी कंटेनिंग। जब मैं क्वेरी कंटेनिंग के ऊपर ही क्लिक रहने देता हूं और मैं यहां पर अप्लाई बटन के ऊपर क्लिक करता हूं, तो वो उन सभी क्वेरीज के लिए रिजल्ट को दिखाएगा जिसमें निधास वर्ड है। हो सकता है वो निधास स्ट्रीट हो सकता है निधास हो सकता है निधास स्ट्रीट रिव्यू हो। मुझे इन तीन, क्योंकि इन तीनों में कॉमन क्या, निधास कॉमन है। ओके, सो अब अगर मैं वापस आ जाता हूं यहां पर, तो ये क्वेरी कंटेनिंग है, मतलब किसी भी क्वेरी के अंदर होना चाहिए। अब अगर मैं इसे क्वेरी नॉट कंटेनिंग कर दूं और फिर इसके बाद अप्लाई करूं, तो बाकी सारे कीवर्ड्स के लिए ट्रैफिक मिल जाएगा, सिर्फ निधास वालों को हटा दिया जाएगा। यानी कि किसी भी ऐसी क्वेरी जिसमें निधास वर्ड है उसको नहीं यहां पर रिपोर्ट में दिखाया जाएगा, बाकी सबको दिखाया जाएगा। सो अगर आप देखना चाहते हैं कि मेरी अपने खुद के ब्रांड के कीवर्ड के लिए कितना ट्रैफिक आता है, तो मैं यहां पर क्वेरी कंटेनिंग को सेलेक्ट कर लूंगा और अपना ब्रांड नेम एंटर कर दूंगा। और अगर मुझे देखना है कि ब्रांडेड के अलावा ट्रैफिक कितना आता है, तो मैं यहां पे क्वेरी नॉट कंटेनिंग को क्लिक कर दूंगा। लेकिन व्हाट इफ अगर मुझे चाहिए सिर्फ अब इसी वर्ड के लिए, ये नहीं कि निधास स्ट्रीट है, निधास स्ट्रीट रिव्यू है, निधास स्ट्रीट लोकेशन है, एड्रेस है, नहीं, सिर्फ निधास वर्ड के लिए कितना ट्रैफिक मिल रहा है, तो मैं यहां पर आ जाता हूं और क्वेरी मैच, एग्जैक्ट क्वेरी बटन को क्लिक कर देता हूं। अब मुझे जो ट्रैफिक मिलेगा वो सिर्फ इसी पर्टिकुलर वर्ड के लिए मिलेगा, निधास के लिए, राइट। अब निधास स्ट्रीट गायब हो गया, निधास स्ट्रीट रिव्यू गायब हो गया, सिर्फ निधास रह गया। तो ये है यहां पर क्वेरी का मतलब, और क्वेरी के साथ में जो फिल्टर दिया। अब कस्टम वाला अभी नहीं बताएंगे, क्योंकि रेजेक्स थोड़ा सा 1 लेवल अप हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। हमारे पास रेजेक्स से रिलेटेड ट्यूटोरियल की सीरीज है, 3-4 वीडियोस हैं, इनका लिंक आपको टॉप राइट कॉर्नर में दिखाई दे रहा होगा। आप में से जो लोग एडवांस हैं या प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से आते हैं वो देख सकते हैं इसे जाकर, लेकिन बाकी अभी आप जो स्टूडेंट्स हैं, नए स्टूडेंट हैं, वो इसे अवॉइड कर सकते हैं, इसकी जरूरत अभी आपको नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। इसके बाद क्या है कि यहाँ पर अगर हम ऐड फिल्टर के ऊपर क्लिक करें तो अब फिर पेज आ जाता है। पेज भी सेम है, यानी कि पेज जो वेबसाइट का यूआरएल है, उसमें यूआरएल में अलग अलग वर्ड्स हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से केक्स है, केक के ऊपर आ गया बर्थडे केक पेज है। अब ये इसका यूआरएल हो गया nidhasstreet.ca/birthday-cake। अगर मैं दूसरे केक के ऊपर आता हूं एगलेस केक, तो यहां पर आ गया nidhasstreet.ca/delicious एगलेस केक्स वगैरह वगैरह आगे चल रहा है। तो यहां पर अगर मैं देखना चाहता हूं कि किसी खास पेज को कितना ट्रैफिक मिला है या किसी खास वर्ड के वाले यूआरएल को कितना ट्रैफिक मिला है, तो मैं यहां पर इसे यूज कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर आने के बाद इस यूआरएल को एग्जैक्टली कॉपी कर लेता हूं एंड देन यहां पर पेस्ट कर देता हूं और मैं इसके बाद अप्लाई बटन के ऊपर क्लिक करता हूं, तो मुझे इसी पेज का ट्रैफिक मुझे देखने को मिल जाएगा। पिछले 3 महीनों में अलग अलग क्वेरी के लिए पेज एक ही है, राइट। पेज पर आ जाए, पेज एक ही है, क्योंकि हमने एक पूरा पेज यहां पर डाल दिया। अब यहां पर भी यूआरएल कंटेनिंग लिखा हुआ है, यूआरएल कंटेनिंग है, नॉट कंटेनिंग है, एग्जैक्ट यूआरएल है। सिमिलरली जैसे क्वेरी कंटेनिंग था, क्वेरी नॉट कंटेनिंग था, एग्जैक्ट क्वेरी था, तो क्वेरी कंटेनिंग में भी आपको सिर्फ एक ही यूआरएल का डेटा मिल रहा है, क्योंकि ये एक, अगर यहां पर इस कीवर्ड इस एक और पेज होता हमारे पास -2, तो वहां पर 2 पेजेस का डेटा मिलता, क्योंकि इतना तो है, यहां तक का डेटा तो है अवेलेबल ऑलरेडी, बट ऐसा नहीं है। तो हम यहां पर आ जाते हैं और अगर लेट से कि हमें ऐसे सारे यूआरएल्स का डेटा देखना है जिसमें कहीं ना कहीं केक वर्ड आया है, तो मैं आ जाऊंगा और इस यूआरएल कंटेनिंग में सब कुछ हटा देता हूं, सिर्फ केक लिख देता हूं। जितने भी यूआरएल में केक वर्ड आएगा उन सभी का डेटा आपको यहां पर मिल जाएगा। तो मैंने यूआरएल कंटेनिंग को सिलेक्ट रहने दिया, अप्लाई बटन के ऊपर क्लिक कर दिया और अब देखते हैं हम यहां पर कितने सारे पेजेस हैं। nidhasstreet.ca व्हाट केक्स आर हेल्दी, अब ये केक्स लिखा है लेकिन CAKE तो है,
उसके आगे कुछ हो सकता है, उसके पीछे कुछ हो सकता है, उससे पहले कुछ होगा, बाद में कुछ होगा, लेकिन CAKE होना चाहिए। अगर CAKE URL में है तो वो URL यहाँ पर रिपोर्ट में दिखाई देगा। यहाँ पर बहुत सारे 62 URL हैं जिसमें केक वर्ड है। अगर मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ, केक्स कर देता हूँ, तो अब देखना ये जो केक वाला वर्ड है, ये URL है nidasstreet.ca/types of wedding cake। केक्स नहीं है, वो यहाँ से हट जाएगा। जैसे मैंने अप्लाई बटन के ऊपर क्लिक किया, 1 2 3 केक हट गया, सिर्फ केक्स वाले URL यहाँ पर दिखाई देंगे। तो इस तरह से इस फिल्टर को यूज करके आप अपने अलग अलग URLs के लिए ट्रैफिक को देख सकते हैं। इसे हटा देते हैं। एक बार हम आ जाते हैं एक और फिल्टर के ऊपर, जो है कंट्री। कंट्री वाला फिल्टर क्या करता है, कंट्री ऊपर हमने क्लिक किया, अलग अलग कंट्रीज के लिए आपको, अब यहां पर हमें कंट्री को ऐड करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। हम ना कंट्री का नाम तो हम अपना इमेजिनरी नहीं बना सकते, राइट। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि हमारे किसी खास कंट्री से कितना ट्रैफिक आ रहा है। लेट्स से इस वेबसाइट को नेपाल से कितना ट्रैफिक आ रहा है, अप्लाई किया मैंने, सर्च करते हैं, देखते हैं 2 ही क्लिक मिले। सिमिलरली कंपेयर का फंक्शन यहां पर भी है। अगर आप देखना चाहते हो कि 2 कंट्रीज के बीच में आपका ट्रैफिक कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो वेबसाइट है वो किसी इंडियन ओनर की है, लेकिन जो वेबसाइट है वो कनाडा में है, तो मुझे देखना है कि मेरा कनाडा और इंडिया के बीच में ट्रैफिक का क्या सीन। तो कनाडा यहां पर सिलेक्ट कर लिया और इंडिया यहां नीचे टाइप कर लेते हैं, आ गया। अब मैं जब अप्लाई बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो मुझे इंडिया और कनाडा के बीच में जो ट्रैफिक है उसका एक कंपैरिजन मिल जाएगा। तो 3 महीने का डेटा है, कनाडा से मिले क्लिक टोटल 1.4 के, इंडिया से मिले 330, क्योंकि वेबसाइट ही कनाडा में है, बेकरी की छोटी सी वेबसाइट है, तो वहीं से ज्यादा मिलेंगे। ऑल्दो इंप्रेशन में उतना डिफरेंस नहीं है, 39,000 इंप्रेशन है, लेकिन फिर भी क्लिक कम है, क्योंकि वेबसाइट कहाँ की है, कनाडा की है। ओके, सो यहाँ पर ये जो कंट्री फिल्टर है, ये हमें अलग अलग कंट्रीज के लिए ट्रैफिक को देखने और कंपेयर करने की फैसिलिटी देता है। सिमिलरली हम डिवाइस को भी देख सकते हैं, आपकी वेबसाइट को कितना ट्रैफिक डेस्कटॉप से मिल रहा है, कितना मोबाइल से मिल रहा है, कितना टैबलेट से मिल रहा है, वो सब आप डेटा यहाँ पर देख सकते हो। तो हम यहाँ पर अभी हम अगर हम यहाँ पर डेस्कटॉप सेलेक्ट करने देते हैं, अप्लाई कर देते हैं, तो ये नंबर कम हो जाए, क्योंकि हर वेबसाइट को डेस्कटॉप से बहुत कम ट्रैफिक मिलता है। सिमिलरली अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं कि आपको डेस्कटॉप और मोबाइल के बीच में कितना परसेंट ट्रैफिक मिल रहा है, तो यहाँ पर हम अप्लाई बटन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। हमें पता लग जाएगा कि इस वेबसाइट को पिछले 3 महीनों में 5.17,000 क्लिक्स मिले हैं, मोबाइल से मिले, और डेस्कटॉप से सिर्फ 796 क्लिक्स मिले। यह हर वेबसाइट के लिए सेम है, आजकल चल रहा है, राइट। तो हम इस तरीके से इन फिल्टर्स को यूज करके अलग अलग फीचर्स को कंपेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर लास्ट ऑप्शन है सर्च अपीयरेंस, इसको भी देख सकते हैं। डिवाइस देख लिया आपने, सर्च अपीयरेंस पर आ जाते हैं। ट्रांसलेटेड प्रोडक्ट स्निपेट्स, रिव्यू स्निपेट, इनमें से कहां पर ये वेबसाइट ज्यादा अपीयर हो रही। अब ये खास तौर पर क्या है, ये आगे धीरे धीरे जब हम एसईओ के कोर्स को आगे बढ़ाकर देखेंगे तब आपको देखने में ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए अभी मैं इस टॉपिक को छोड़ देता हूं। बट अगर आप देखना चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट के जो साथ में रिव्यू स्निपेट्स दिखाई देते हैं, यहाँ पर कुछ वेबसाइट के साथ में दिखाई देता है, नीचे रिव्यू का बॉक्स दिखाई देता है। लेट से अगर मैं यहाँ पर आकर सर्च करता हूँ शूज फॉर मेन, यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये स्टार वैल्यू दिखाई दे रही है, या ये यहाँ पर ये तो ऐड है। खैर अगर हम ऑर्गेनिक रिजल्ट्स में आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको मिंत्रा का पेज दिखाई दे रहा है और ये स्टार रेटिंग दिखाई दे रही है। तो ये कितने ऐसे ट्रैफिक है, कितना ऐसे क्लिक्स हैं जो इस तरह के स्टार रेटिंग वाले पेजेस को मिले, रिव्यू स्निपेट्स को मिले, इस तरह की इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाती है। बट देन अगेन ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पर अभी फिलहाल इसके ऊपर नहीं जाएंगे, इस ऑप्शन को भी छोड़ देते हैं। आप देख रहे होंगे कि आप एक से ज़्यादा फिल्टर्स को कंपेयर भी कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने केक वाला एक फिल्टर लगा दिया, यूआरएल कंटेनिंग। इसके बाद मैं एक और फिल्टर लगा सकता हूँ जो क्वेरी वाला हो सकता है, लेट से निधास। तो मैं 2 अलग अलग फिल्टर्स को मैच करके भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन को निकाल सकता हूं। तो गूगल सर्च कंसोल बहुत ही फ्लेक्सिबल है, आपको बहुत अलग अलग तरीके से यूज करने का ऑप्शन देता है। सो हमारा परफॉर्मेंस सेक्शन ऑलमोस्ट डन है, कुछ 2-4 चीज़ें बची हुई है। यहाँ पर इस ग्राफ से नीचे आने से पहले आपको 2-3 आइकन यहाँ पर टॉप में दिखाई दे रहे होंगे, और इनको हम किसी भी सेक्शन में अगर नहीं रखते हैं तो कुछ कमी सी लगती है, इसलिए क्विकली दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये जो आपको बेल आइकन दिखाई दे रहा है, आप लोग गेस कर सकते हैं, ये नोटिफिकेशन का आइकन है। सो इट्स नॉट रियली दैट इंपॉर्टेंट, एंड जब आप कई साल काम कर लेंगे तो आपको याद आएगा कि यार आपने बहुत दिनों से यहाँ पर क्लिक नहीं किया, जैसे मैंने भी बहुत दिनों से क्लिक नहीं किया। बिकॉज जब आप सर्च कंसोल में एकदम एक्सपर्ट हो जाते हैं तो आपको बार बार यहाँ पर देखने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप ही पता लग जाता है। नोटिफिकेशन के साइड में आपको यूजर सेटिंग दिखाई दे रहा है, और ये आपके अकाउंट की सेटिंग्स नहीं है, ये सिर्फ नोटिफिकेशन सेटिंग्स है। सो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ईमेल प्रेफरेंसेस। यहाँ पर अगर आने के बाद
आप इस पर क्लिक करें तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन दिखाई देता है, ईमेल नोटिफिकेशन। इसको अगर आप चाहें तो ऑफ कर सकते हैं, लेकिन इससे नुकसान होता है। सिर्फ इकलौती छोटी सी अनॉइंस ही होती है कि जब भी 1 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच में किसी भी एक पर्टिकुलर डेट पर गूगल सर्च कंसोल आपकी सारी वेबसाइट से रिलेटेड एक एक ईमेल भेजेगा, जो आपके इनबॉक्स को कभी कभार भरा हुआ सा फील कराती है। बट इसके अलावा अगर आप इसे ऑन रहने देते हैं तो अगर कभी कोई अर्जेंट ईमेल है, अर्जेंट कोई नोटिफिकेशन है, लेट्स से कोई पेनल्टी वगैरह की ईमेल है, तो आपको मिल जाती है, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो इसे ऑन बने रह दीजिए, कोई नुकसान नहीं है इससे। एंड देन इसके बाद सर्च कंसोल एंड सर्च रिजल्ट्स, ये बेसिकली एक तरह का एक मैकेनिज्म है गूगल सर्च कंसोल का, जो आपकी वेबसाइट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को आपको सर्च में ही दिखाई देता है। सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं गूगल सर्च पर आने के बाद nidhasstreet.ca को सर्च करता हूं, तो मुझे सर्च रिजल्ट्स में ही कई बार गूगल सर्च कंसोल की जो डेट इन्फॉर्मेशन होती है वो यहीं पर एज इट इज दिखाई देने लगती है। एंड ये कभी कभार हेल्पफुल हो जाता है। अगर आपको ये फीचर अच्छा नहीं लगता है तो आप यहाँ पर आने के बाद इंडिविजुअल वेबसाइट्स के लिए इस सेटिंग को ऑन ऑफ कर सकते हैं, बट इट्स अगेन नॉट दैट इंपॉर्टेंट। एंड यहाँ पर आई डोंट थिंक मैंने बहुत सारी वेबसाइट्स में इसको कभी यूज़ भी किया होगा, सो आप इसे ऐसे ही रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इस पूरे के पूरे ट्यूटोरियल में गूगल सर्च कंसोल के कुछ ऐसी सेटिंग्स होगी जिनको मैं बहुत जल्दी बताऊंगा, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। मे बी कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिनको मैं एकदम कंप्लीटली अवॉइड कर दूं, बिकॉज मेरे अपने प्रोफेशनल वर्क फ्लो में, डेली वर्क फ्लो में मैं यूज़ नहीं करता हूं और मेरे हिसाब से वो यूज़फुल नहीं होती हैं। बट अगर किसी ऑप्शन को मैं छोड़ देता हूं और अगर आपको उसे जानना ही जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं किसी वीडियो में से कवर कर लूंगा। बट बिकॉज मैंने गूगल सर्च कंसोल को उस टाइम से यूज़ करना शुरू किया था जब उसे वेब मास्टर टूल्स कहा जाता था, और अभी तक बहुत साल हो चुके हैं और बहुत सारी ऐसी सेटिंग्स हैं जिन्हें गूगल ने डाल रखा है, बट हम अपने वर्क फ्लो में डेली कभी यूज़ नहीं करते। हम भी नहीं यूज़ करते हैं, मतलब मैं भी नहीं यूज़ करता हूँ और आप भी नहीं यूज़ करेंगे। बट इफ़ यू आर क्यूरियस एंड विच इज़ अ गुड थिंग, आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसे भी एक्सप्लेन करूंगा। ओके, क्वेश्चन पूछने से डरना नहीं चाहिए। जब क्वेश्चन पूछने के बाद आपको आंसर मिल जाए फिर आपको आंसर याद ना रहे, उस चीज से डरना चाहिए। हम यहाँ पर बार चार्ट के नीचे आते हैं और यहाँ पर आपको कुछ टैब्स दिखाई देंगी। क्वेरीज अभी तक आप समझ गए, ये क्वेरीज आपके कीवर्ड नहीं है, थोड़ा सा ये कंफ्यूजन है। कीवर्ड आप बहुत बार सुन रहे होंगे, जो आप में से नए स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कई बार कीवर्ड वर्ड सुना होगा। कीवर्ड वो चीज होती है जिसे आप अपने कंटेंट में ट्राई करना चाहते हैं, टारगेट करना चाहते हैं बेसिकली। सो लेट्स से कि मैं इसी nidhasstreet.ca वाली वेबसाइट पर आ जाता हूँ एंड मैं इस केक्स वाले सेक्शन पर आता हूँ एंड यहाँ पर बर्थडे केक है। ओके, तो यहाँ पर बर्थडे केक, हाउ होस्ट अ बर्थडे पार्टी विद दीज रिमार्केबल बर्थडे केक्स। ओके, एंड देन इसके बाद अलग अलग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं हेडलाइंस है वगैरह वगैरह। तो आप देख रहे होंगे बार बार बर्थडे केक्स वर्ड जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, बिकॉज इस वेबसाइट के एसईओ बर्थडे केक्स वर्ड को ही टारगेट करना चाहते हैं। जो एसईओ टारगेट करता है वो होता है कीवर्ड। ओके, बट बिकॉज एसईओ या वेबसाइट ओनर बर्थडे केक टारगेट कर रहा है, जरूरी नहीं है कि यूजर भी हमेशा बर्थडे केक्स ही सर्च करेगा। हो सकता है यूजर जो सर्च कर रहा है गूगल को, वो केक्स फॉर बर्थडे कर सकता है, राइट, बर्थडे केक्स ऑफ डिफरेंट फ्लेवर कर सकता है, केक्स नियर मी कर सकता है, केक्स इन कनाडा कर सकता है, कुछ भी सर्च कर सकता है। यूजर का क्या जाता है, और गूगल को उस यूजर की क्वेरी, यूजर के क्वेश्चन को आपके पेज के साथ में मैच करना है। अगर आपका पेज मैच कर गया तो आपका पेज रिजल्ट्स में दिखाई दे जाएगा। नाउ दिस इज द थिंग। सो यहां पर जब आपको क्वेरी दिखाई देती है, क्वेरी वो चीज है जो लोग सर्च कर रहे हैं, इस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। हमारा कंट्रोल सिर्फ इतना है कि हम देखते हैं कि यार ओके, हेल्दीएस्ट केक क्वेरी है, दिखाई दे रही, हेल्दी केक रेसिपी भी एक क्वेरी है जो दिखाई दे रही। तो अगर हेल्दी केक के बारे में लोग बहुत सारा सर्च कर रहे हैं तो क्यों ना हम अपनी वेबसाइट पर जाएं, और अगर यहां पर हेल्दी केक वाला कोई पेज नहीं है तो मैं हेल्दी केक बना लूं, राइट। अगर मैं हेल्दी केक वाली क्वेरी के लिए हेल्दी केक पेज बना लेता हूं जिसमें हेल्दी केक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, तो मेरी वेबसाइट रैंक करने लगेगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, यही एसईओ है। जब लोग अलग अलग सोर्सेज पर जाते हैं, बहुत बड़े बड़े गुरुज से मिलते हैं और वो उन्हें सिमेंटिक बताएंगे एंड देन इसके बाद कुछ तिकड़म बताएंगे, फिर बोलेंगे 1500 बैकलिंक्स बना लो, यहाँ पर जाके कर लो, तो आप ये बेसिक कॉन्सेप्ट भूल जाते हो। इतना ही है सर्च का कॉन्सेप्ट, ही सिर्फ इतना है कि यूजर जो चाह रहा है वही प्रोवाइड कर दो, है ना। एक कोई दुकानदार, ये एसईओ जो है वो सबसे ज्यादा लोकल दुकानदारों को आता है। दुकानदार के पास कोई जाता है, बार बार कस्टमर जाएगा, वो मांगेगा एक खास टाइप का मसाला मांगेगा, वो उसी मसाले की 4-5 जो है वो लड़ियां जो होती है ना उसको दुकान के आगे लगा देता है, क्योंकि उसे पता है कस्टमर जो मांग रहा है वो सामने दे दो ना। अब अगर कस्टमर आ रहा है किसी खास टाइप का मसाला मांगने और आप बोल रहे हो कि यार देखो मेरे पास ये खास नुस्खा है, ये 3 तरह का अलग अलग केमिकल मिलाओगे तो मसाला बन जाएगा, कस्टमर भाग जाएगा। यही हम कर रहे हैं एसईओ में, जो चाहिए कस्टमर को, जो चाहिए सर्च इंजन को, वो प्रोवाइड करो ना, सिंपल। तो हम
अब वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ, वापस आ जाते हैं। यहां पर आपको क्वेरीज दिखाई दे रही हैं, इन क्वेरीज के लिए हमेशा आइडेंटिफाई करना होता है। सो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, क्वेरीज की लिस्ट दिखाई दे रही है, क्लिक दिखाई दे रहा है, इंप्रेशन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये यूज कैसे करना है? इस टेबल का मतलब ये है कि पिछले 3 महीने में जब लोगों ने निधा स्ट्रीट वर्ड को सर्च किया तो गूगल ने 318 बार 318 टाइम्स इस वेबसाइट के किसी न किसी पेज को दिखाया है। ओके, किस पेज को दिखाया ये नहीं पता, यहां पर हमें सिर्फ पता लग रहा है इस पर्टिकुलर क्वेरी के लिए 3 महीने में। तो 3 महीने में जितने भी लोगों ने निधा स्ट्रीट को सर्च किया दुनिया में कहीं पर भी, उसमें निधा स्ट्रीट के पेजेस को, किसी भी पेज को 318 बार 318 टाइम्स गूगल सर्च रिजल्ट्स में दिखाया गया है। उसमें से 109 टाइम्स लोगों ने क्लिक किया है किसी भी यूआरएल पर। ओके, अब ये कीवर्ड ये मुझे नहीं पता ये कैसे करना है, प्रोनाउंस करना है इसे, तो मैं इसे छोड़ दूंगा, बिल्कुल छोड़ूंगा। तीसरा यहां पर क्वेरी है हेल्दी केक रेसिपीज, यानी कि पिछले 3 महीने में लोगों ने, दुनिया भर के लोगों ने हेल्दी केक रेसिपीज को जितनी बार भी सर्च किया 2276 टाइम निधा स्ट्रीट के किसी न किसी पेज को दिखाया गया है। और जब 2276 टाइम्स दिखाया गया तो 66 टाइम्स लोगों ने क्लिक किया है। ये बेसिक समझना है। ओके, अब क्वेश्चन आता है कि ठीक है, निधा स्ट्रीट को सर्च किया था या निधा स्ट्रीट के बारे में क्वेरी की गूगल पर, उसमें से 318 टाइम्स दिखाया गया, लेकिन 318 टाइम्स जब दिखाया गया तो कौन कौन से पेजेस दिखाए गए थे, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। कैसे पता करेंगे? सीधे सीधे इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। अब हम जब क्लिक कर देंगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, राइट, और यहां पर आपको फिगर दिखाई देगा कि जो 318 टाइम दिखाया गया है वो किस किस पर्टिकुलर डेट को दिखाया गया है। एवरेज सीटीआर यानी कि क्लिक थ्रू रेट, यानी कि जब 100 बार दिखाया गया तो कितनी बार लोगों ने क्लिक किया। जब 100 बार दिखाया गया निधा स्ट्रीट के पेजेस को तो 34.3 टाइम क्लिक किया गया। पोजीशन क्या थी? नंबर 1 थी, क्योंकि अपना ही कीवर्ड ब्रांड नेम है, कोई बड़ी बात ना। थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल कर देते हैं, यहां पर आपको पेजेस की लिस्ट दिखाई दे रही है। अब क्वेरीज में तो एक ही क्वेरी है, क्योंकि निधा स्ट्रीट के ऊपर हमने क्लिक कर लिया तो एक ही क्वेरी है। पेजेस देख लेते हैं, होम पेज दिखाया जा रहा है, कॉन्टैक्ट अस पेज दिखाया जा रहा है, फ्लेवर वाला पेज, प्राइसिंग फ्लेवर वाला पेज दिखाया जा रहा है, अबाउट अस है, अगेन प्राइसिंग फ्लेवर, ये आई थिंक 2 पेजेस हैं, प्राइसिंग डैश फ्लेवर, प्राइसिंग एंड फ्लेवर, देन इसके बाद गैलरी है, ये वो फलाने बाकी बहुत सारे 18 पेजेस हैं टोटल जिनको दिखाया जा रहा है। ओके, 18 पेजेस दिखाए जा रहे हैं इस एक वर्ड के लिए और लोग उसके ऊपर क्लिक भी कर रहे हैं। तो हमें पता लग गया भाई कैसे कैसे सिनेरियो यहाँ पर है। ओके, अब ये जब हमने यहां पर क्वेरी पर क्लिक किया था तो देखो एक्चुअली में हुआ क्या, यहां पर क्वेरी फिल्टर सेट हो गया अपने आप। तो अगर आप यहां पर क्लिक भी ना करते तो भी यहां पर क्वेरी में आके क्लिक करने के बाद देख सकते थे। अब एग्जैक्ट क्वेरी है, क्योंकि अगर क्वेरी कंटेनिंग कर देते तो निधा स्ट्रीट के अलावा जो निधा स्ट्रीट नियर मी या फिर बेस्ट निधा स्ट्रीट या केक्स ऑफ निधा स्ट्रीट, जितने भी आलतू फालतू कीवर्ड होते वो भी दिखाई दे रहे थे। हमें सिर्फ एग्जैक्ट क्वेरी के लिए चाहिए था। अब मैं वापस फिल्टर को हटा देता हूं ताकि मैं आ जाऊं फिर से मेन इस पेज के ऊपर। ओके, सो यहां पर हमें दिखाई दे रहा है इस अभी टेबल पर टॉप क्वेरीज दिखाई दे रहे हैं, क्लिक्स दे रहे हैं, इंप्रेशन दिखाई दे रहा है। ओके, अगर आपको साथ में सीटीआर और एवरेज पोजीशन भी देखना है तो इन दोनों के ऊपर क्लिक करते हैं, नीचे आएंगे, ये भी अपने आप टड़ा है ना, आ गया अपने आप ही, ठीक है, जादू से। अब यहां पर अभी जो टेबल सॉर्ट हो रही है वो सॉर्ट हो रही है क्लिक्स के बेस पर, राइट। सबसे पहले सबसे ज्यादा क्लिक्स वाले क्वेरीज को दिखाया जा रहा है। अगर आपको देखना है कि सबसे ज्यादा इंप्रेशन वाले कीवर्ड्स कौन से हैं तो इंप्रेशन के ऊपर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पर किस क्वेरी के लिए सबसे ज्यादा इंप्रेशन मिल रहा है, लोग जब एगलेस केक्स नियर मी सर्च कर रहे हैं तो बहुत सारे इंप्रेशन मिल रहे हैं निधा स्ट्रीट को, लेकिन सीटीआर बहुत कम है, क्लिक्स बहुत कम है, क्योंकि मे बी पोजीशन बहुत नीचे होगी या फिर एगलेस केक्स नियर मी के लिए पेज नहीं होगा। दोनों में से कोई एक चीज हो सकती है, ठीक है। अब अगर साथ ही में ये भी देखना कि किस क्वेरी के लिए सबसे कम इंप्रेशन मिल रहे हैं तो वापस फिर से इंप्रेशन के ऊपर क्लिक कर देते हैं तो टेबल उलट जाएगा। असेंडिंग डिसेंडिंग यहीं से सब कुछ हो जाता है, लिखा नहीं है लेकिन काम ऐसे ही करता है। देखो टक 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 टक। ओके, नाउ इसके अलावा सिमिलरली आप समझ गए, अगर सीटीआर के बेस पर सॉर्ट करना है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, अगर पोजीशन के बेस पर करना है तो इसके ऊपर कर सकते हैं, जैसे भी देखना है। पोजीशन यहां पर थोड़ा सा हमें उल्टा देखनी पड़ती है, क्योंकि पोजीशन अगर 85 है तो वो ज्यादा नहीं है। इंप्रेशन अगर नंबर में वॉल्यूम में ज्यादा है तो इंप्रेशन वॉल्यूम होना ज्यादा अच्छी चीज है। इंप्रेशन हमेशा ज्यादा से कम देखने होते हैं, क्लिक्स हमेशा ज्यादा से कम देखने होते हैं, सीटीआर हमेशा ज्यादा से कम देखना होता है, पोजीशन हमेशा कम से ज्यादा, यानी कि 1 से 100 देखेंगे, 100 से 1 नहीं देखेंगे, ठीक है। लिस्ट में नीचे से नहीं आना है। सो ये क्वेरी टैब हो गया। इसके बाद आता है पेज टैब। अब पेज टैब में आने के बाद भी सेम चीज है, जैसे अभी मैंने दिखाया था यहाँ पर कि ये बर्थडे केक जो पेज है ये बहुत सारी क्वेरीज के लिए दिखाया जा सकता है।
अब ये पता कैसे करें? तो या तो हम यहाँ से इसको कट कर लेते हैं, कट करने के बाद यहाँ पर देखते हैं कहीं भी कहाँ पर है बर्थडे केक वाला राइट पेज। जिस भी पेज के ऊपर आप क्लिक कर देंगे वो पेज किन किन क्वेरीज के लिए दिखाया जा रहा है गूगल सर्च में, ये आपको पता लग जाएगा। जैसे क्वेरी के लिए पेज पता लग गया, वैसे ही पेज के लिए क्वेरी पता लग जाएगी। यहाँ पर देखो कौन कौन सी क्वेरीज है जिनके लिए पेज दिखाई दे रहा है। ओके, सो नाउ सिमिलरली हमने इस पेज का लिंक कभी कॉपी किया था, तो हम यहाँ पर आ जाते हैं, फिल्टर के ऊपर आ जाएंगे और ये जो पेज का लिंक यहाँ पर है इसको हटा देते हैं, अपना लिंक पेस्ट करेंगे। एग्जैक्ट यूआरएल होना जरूरी है, अप्लाई बटन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। सो अब हमें पता लग जाएगा जो हमारा बर्थडे केक वाला पेज है वो किन किन क्वेरीज के लिए दिखाई दे रहा है। राइट, यहाँ पर दिखाई दे रहा है इन क्वेरीज के लिए। कूल, अब एक बार फिर से क्लिक आउट कर देता हूँ। इसके बाद अगला टैब है कंट्रीज। तरीका वही सेम सिंपल है, कनाडा की वेबसाइट है, मे बी नहीं, कनाडा की वेबसाइट ही है, बट मे बी आप देखना चाहते हो कि यार यूनाइटेड स्टेट्स में, अमेरिका में ये जो वेबसाइट है ये किन क्वेरीज किन पेजेस के लिए ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। यानी कि अगर अभी फिलहाल हम जाकर देखें तो सारी कंट्रीज हमने सेलेक्ट कर रखी हैं, तो निधा स्ट्रीट कीवर्ड जो है सबसे ज़्यादा क्लिक लेके आ रहा है, सबसे ज़्यादा इंप्रेशन कौन लेके आ रहा है? एगलेस केक्स नियर मी। बट मे बी आप यूएस भी टारगेट करना चाहते हो, यूएस में कौन सी क्वेरी जो सबसे ज़्यादा टॉप परफॉर्म करी, तो हम यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर क्लिक कर देते हैं। एंड क्लिक करने के बाद अगेन देखो यहाँ फिल्टर वही सेट हो गया, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर क्वेरीज में, अब देखते हैं कौन सी क्वेरी सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करी। अब हेल्दी केक परफॉर्म करिए, एगलेस केक्स नियर मी कनाडा में परफॉर्म करिए। कनाडा में ज़्यादा वेजिटेरियन हो गए, यूएस में हेल्दी केक देखना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर भी ये दिखाई दे रहा है। नाउ इंप्रेशन बहुत अच्छे हैं लेकिन क्लिक्स कम है, क्योंकि साइट की जो पोजीशन होगी वो बहुत ही डाउन होगी, राइट। सो आपको कंट्री टैब का भी मीनिंग पता लग गया। अब हम आ जाते हैं वापस, यहाँ पर डिवाइस वाला टैब भी दिखाई दे रहा है, सर्च अपीयरेंस है और डेट्स है। डेट्स टैब की जरूरत बहुत कम पड़ती है, यू आर नॉट गोइंग टू यूज इट, सो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इट। सर्च अपीयरेंस में यहाँ पर अभी इस वेबसाइट में उतना अच्छे तरीके से नहीं पता लगेगा, किसी और वेबसाइट का डेमो भी मैं आपको दूंगा क्लास में, आगे जो पार्ट्स आने वाले हैं उसमें हम लोग देखेंगे, वहाँ पर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। डिवाइसेस में आने के बाद आप देख सकते हैं कि भाई अधिकतर यूजर तो वैसे भी मोबाइल से आ रहा है, लेकिन डेस्कटॉप में ऐसा नहीं, कोई ऐसा खास कोई टर्म है जो डेस्कटॉप पे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और ये जो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये बेकरी की वेबसाइट का है। मे बी आपकी वेबसाइट एक हैवी मशीनरी इंडस्ट्री से रिलेटेड वेबसाइट है, जहाँ पर बहुत सारे यूज़र डेस्कटॉप से आते हैं, कॉर्पोरेट यूज़र्स हैं, मे बी SaaS प्लेटफॉर्म है जो डेस्कटॉप पर ही चलता है, मे बी आपका कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है उससे रिलेटेड वेबसाइट है। वहाँ पर आपकी बहुत सारे जो क्लाइंटेल होंगे वो डेस्कटॉप से आएंगे। वहाँ पर हमें देखना होता है कि आखिर वो कौन सा यूज़र है जो मोबाइल से आ रहा है। मोबाइल से आने के बाद यूजर क्या सर्च करें, अगर आपकी SaaS प्लेटफॉर्म वेबसाइट है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, बिजनेस रिलेटेड अगर आपका प्रोडक्ट या सर्विस है, तो वहां पर अधिकतर यूजर्स को डेस्कटॉप से ही आना चाहिए। बट अगर मोबाइल से आ रहे हैं, इसका मतलब है घर में बैठ के सर्च करें खाली टाइम में, तो क्या टर्म यूज कर रहे हैं। तो इस तरह की जो यूनिक क्वेश्चंस होते हैं, इनका आंसर आपको इस टैब से मिल सकता है। तो हम देखते हैं कि आखिर जब डेस्कटॉप से यूजर सर्च कर रहा है तो कौन सी क्वेरी ज्यादा सर्च कर रहा है। तो मैंने डेस्कटॉप यहाँ पर फिल्टर लगा लिया, इसके बाद क्वेरी पे आ गया, इंप्रेशन को क्लिक करता हूँ, अगेन टाइप्स ऑफ केक्स। लोग डेस्कटॉप से टाइप्स ऑफ केक सर्च कर रहे हैं ज्यादा, तो हम जो टाइप्स ऑफ केक वाला पेज बनाएंगे वो कुछ डेस्कटॉप ओरिएंटेड होगा, उसमें ज़्यादा बड़ी इमेजेस होंगी, थोड़ी इमेजेस को जूम वगैरह करने की फंक्शनैलिटी होगी। लोग देखना चाहते हैं भाई कितने अलग अलग तरीके केक हैं, उनकी क्वालिटी कैसी है, डिटेलिंग है या नहीं है, वगैरह वगैरह। सो इस तरह के जो यूनिक क्वेश्चन है उनके आंसर है वो आपको मिल सकते हैं जब आप इन फिल्टर्स के थ्रू जाते हैं। क्वेश्चन आपके दिमाग में फ्रेम होना चाहिए। इस क्लास का, इनफैक्ट इस पूरे के पूरे कोर्स का सिर्फ एम है वो दो है। नंबर 1 आपको टूल बता देना और नंबर 2 आपको ये बता देना कि टूल से आंसर कैसे निकालना। ये गूगल सर्च कंसोल आपके लिए टूल है। अभी हम एनालिटिक्स सीखेंगे, गूगल टैग मैनेजर सीखेंगे, स्क्रीमिंग फ्रॉग सीखेंगे, इन लिंक सीखेंगे, जाने के एनालिटिक्स कैनवस सीखना है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर सीखने हैं, बहुत सारे टूल सीखने हैं, लेकिन उन टूल से आंसर कैसे निकालना ये आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करेगा, वहीं पर फर्क हो जाएगा। हर कोई इस क्लास को एक्सेस कर सकता है, ये यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है, लेकिन इससे फायदा कौन कितना निकालेगा वो आपकी क्रिएटिविटी और आपके अपने खुद के कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के ऊपर है। और ये जो हम लाइव क्लासेस रख रहे हैं इसका पर्पस यही है कि आप रियल टाइम में मेरे साथ इंटरेक्ट करें, आपको क्वेश्चन पूछने की हैबिट हो। वो जो चीज़ें मैं यहाँ पर अभी प्लान नहीं कर सकता हूँ वो आपके क्वेश्चंस मुझे बता देते हैं और वहीं पर मैं कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी, कुछ ट्रिक आपको बता दूंगा कि जो ज़रूरी है आपके क्वेश्चन और क्वेश्चन से आंसर फाइंड आउट करने की हैबिट को डेवलप करने के लिए। सो डू ज्वाइन द मेंबरशिप।
नाउ यहाँ पर आगे हमने देख लिया, कंट्रीज पता लग गया, डिवाइस पता लग गया, सर्च अपीयरेंस के ऊपर अभी हम नहीं जाएंगे, आगे आने वाली किसी दूसरी सर्च कंसोल की ही क्लास में दूसरी वेबसाइट देखकर वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। नाउ यहाँ पर आपको नीचे डिस्कवर दिखाई दे रहा है, गूगल डिस्कवर से रिलेटेड है ये। अभी मैं इसे छोड़ देता हूँ, अभी मैं किसी न्यूज़ वेबसाइट के कॉन्टेक्स्ट में इसको दिखाऊंगा, बिकॉज यहाँ पर इस पर्टिकुलर वेबसाइट का डिस्कवर में आना पॉसिबल नहीं। ना तो ये डिस्कवर को टारगेट करोगे, बेकरी की वेबसाइट है, डिस्कवर को क्यों टारगेट करेंगे? वैसे कर सकते हैं, ऐसा नहीं, आप डिस्कवर में किसी वेबसाइट को टारगेट कर सकते हो, बट इट्स अ वेरी स्मॉल बिजनेस, उनके पास बजट नहीं होगा, दे आर नॉट ट्राइंग। कभी कभार आ गया होगा। अगर कोई वेबसाइट कभी डिस्कवर में नहीं आई है तो वो यहाँ पर ऑप्शन में भी नहीं दिखाई देगा। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है इट्स फाइन। ये वेबसाइट कभी आई होगी 4, 6, 8 महीने पहले, 1 साल भर पहले, तो इसीलिए यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। एक बार मैं फिल्टर लगा लेता हूँ 16 मंथ्स का, ये देखो 2 क्लिक मिले थे, अब ये 2 क्लिक की वजह से यहाँ पर ये मेन्यू में दिखाई दे रहा है, बट है तो है, राइट। वापस आ जाते हैं यहाँ पर, हम आते हैं पेजेस वाले सेक्शन। ठीक, परफॉर्मेंस हमने देख ली, अभी और 2-4 आगे एडवांस क्लासेस होंगी सर्च कंसोल की, उसमें देख लेंगे। हम आ जाते हैं इंडेक्सिंग स्टेटस पर। ठीक है, इंडेक्सिंग मतलब क्या होता है? मैं आता हूँ और यहाँ पर सर्च करता हूँ nidhastreet.ca, ये वेबसाइट अपने आप ओपन हो जाती है। ठीक है, लेकिन मैं अगर इसे कट कर लेता हूँ, गूगल पर आता हूँ और इसको सर्च करता हूँ एग्जैक्टली। वैसे वहाँ पे सर्च करने का दूसरा तरीका भी है, आप सर्च बार पर ही हैं, आप साइट और इसके बाद कॉलन लगाएं एंड देन इसके बाद पेस्ट कर दें यूआरएल को, तो इस वेबसाइट के जितने भी पेजेस इंडेक्स होंगे वो गूगल बता देगा। दिस इज कॉल्ड साइट ऑपरेटर। जो पुराने उन्हें मालूम है क्या होता है, मैं हंसी आ रही होगी, बट जो लोग भी नए हैं वो इस चीज़ को समझ लें, ये साइट ऑपरेटर है, राइट। इससे हम पता करते हैं कि गूगल ने हमारी वेबसाइट के कितने पेजेस इंडेक्स कर रखे हैं। अब ये यहाँ पर नंबर तो आपको दिखाई दे रहा है, नंबर इसलिए नहीं दिखाई दे रहा बिकॉज गूगल थोड़ा सा स्नीकी हो गया। यहाँ पर टूल्स पर क्लिक करना पड़ेगा, टूल्स पर क्लिक करने के बाद आपको पता लगेगा कि 123 रिजल्ट, यानी कि गूगल ने इस वेबसाइट के nidhastreet.ca नहीं, https nidhastreet.ca के 123 पेजेस को इंडेक्स कर रखा है। बट ये नंबर बॉल पार्क है, ये छोटी वेबसाइट के केस में एक्यूरेट हो भी सकता है, नहीं भी एक्यूरेट हो सकता है 122 पेजेस हो सकता है 125 पेजेस इंडेक्स हो, ये बॉल पार्क नंबर होता है, दिस इज नेवर एक्यूरेट। ओके, इनफैक्ट अभी हम सर्च कंसोल में चलेंगे, वहां पे आपको पता लगेगा कि वो भी नंबर एग्जैक्ट नहीं है, लाइक डॉट पे नहीं है, एकदम एक्यूरेट नहीं पता कर सकते हो आप कि आपकी वेबसाइट के कितने पेजेस इंडेक्स हैं। थोड़ा बहुत हिंट लेके चलना पड़ता है। छोटी वेबसाइट के केस में इट्स इजी, आप काउंट कर सकते हो, बड़ी वेबसाइट के केस में इट्स इम्पॉसिबल। तो यहाँ पर 123 एक दिखाई दे रहा है, नंबर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी आने के बाद देखते हैं, हमने सर्च कर लिया और यहाँ पर भी आपको पेजेस दिखाई दे रहे हैं इस ब्रांड से रिलेटेड, राइट। टम्बलर वाला भी यूआरएल भी दिखाई दे रहा है, फेसबुक का यूआरएल भी दिखाई दे रहा है। सो इस वेबसाइट से रिलेटेड अगर आपको पेजेस का नंबर देखना है, कितने एग्जैक्ट पेजेस है, तो हम साइट क्वेरी को यूज करते हैं। बट अगर यहाँ पर आने के बाद हम ब्रांड नेम को सर्च कर रहे हैं या वेबसाइट का यूआरएल सर्च कर रहे हैं, तो आपको पता लगेगा मोटा मोटी आपकी वेबसाइट से रिलेटेड कितने सारे पेजेस गूगल ने इंडेक्स कर रखे हैं। इंडेक्स मतलब जिन पेजेस की कॉपी को गूगल ने अपने पास सर्वर में सेव करके रखा है ताकि वो आगे दिखा सके। सो लेट्स से कि इस वेबसाइट के अंदर 1000 पेजेस हैं, करेक्ट, 1000 पेजेस हैं, लेकिन गूगल ने कितने पेजेस को यहां पर सेव कर रखा है, इंडेक्स कर रखा है? 123 ओनली। तो आपके बाकी सारे पेजेस तो फालतू हो गए ना। जब गूगल ने उन्हें अपने पास सेव ही नहीं किया है तो उन्हें दिखाएगा भी नहीं सर्च रिजल्ट्स में कभी भी, करेक्ट। तो फिर फायदा क्या हुआ बनाने का? कुछ नहीं। हो सकता है आपके उन पेजेस के अंदर बहुत अच्छा कंटेंट है, बहुत अच्छा कंटेंट है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है इन पेजेस पर बहुत अच्छा कंटेंट है, लेकिन वो कभी भी लोगों के सामने नहीं जाएगा बिकॉज गूगल ने इंडेक्स ही नहीं किया। तो वही जो एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं यहां पर आने के बाद। अगर आपकी वेबसाइट पर 1000 पेज हैं और यहां पर गूगल भाई साहब बताते हैं कि भाई मैंने सिर्फ 71 को इंडेक्स कर रखा है, तो फिर प्रॉब्लम है। बट अगर गूगल भाई साहब ये कहते हैं कि मैंने यहां पर सिर्फ 71 पेजेस को इंडेक्स कर रखा है, तो आपके बाकी सारे पेजेस बेकार जाएंगे। सो ये जो नॉट इंडेक्स वाले पेजेस हैं, इन पेजेस को आपको इंडेक्स कराना पड़ेगा। जो भी प्रॉब्लम है गूगल को आपके उन बाकी सारे पेजेस से, उन प्रॉब्लम्स को देखना पड़ेगा, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा, और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बाद गूगल को बताना पड़ेगा कि भाई मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है, अब जाकर इंडेक्स करो। जब इंडेक्स होगा तभी वो गूगल में सर्व होगा। बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जहां पर बहुत सारे पेजेस इंडेक्स नहीं होते हैं, और जब वो पेजेस इंडेक्स नहीं होते हैं और एसईओज उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते हैं, वो कह लेते हैं यार ठीक है नहीं हो रहा इंडेक्स, हमें क्या पड़ी है, राइट, हमने बहुत ट्राई कर लिया, हमने बार बार, एक खास ऑप्शन होता है मैं दिखाऊंगा, उस पर क्लिक कर दिया, फिर भी गूगल इंडेक्स नहीं कर रहा है। अगर आप उन पेजेस को इंडेक्स नहीं करा सकते हो तो आप मिस आउट कर रहे हो ट्रैफिक। आपको बैकलिंक नहीं बनानी है, आपको नया कंटेंट नहीं बनाना है, आपको सिर्फ उन पेजेस को इंडेक्स करा लेना। इंडेक्स करा लिया तो ट्रैफिक खट से खुल जाएगा। इट्स लाइक कि
पानी निकलना चाहता है कहीं से एक जगह पर थोड़ा सा बीच में कुछ बांध सा बना हुआ, अगर वो बांध हटा दोगे तो पानी अचानक से खुल जाएगा, रास्ता क्लियर हो जाएगा। रास्ता क्लियर करना है इंडेक्सिंग टैब का काम। ना यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये टैब दिखाई दे रहा है, नॉट इंडेक्स, इंडेक्स मतलब कि 71 पेजेस को इंडेक्स कर रखा है गूगल ने और 32 को नहीं किया। अब देख रहे हो यहाँ पर ये बता रहा है कि 71 पेजेस को इंडेक्स किया मैंने, और अगर मैं यहाँ पर आ रहा हूँ तो दिखा रहा है 123 सर्च रिजल्ट्स हैं। तो क्या सही है? अभी मैंने बोला था कि ये नंबर एग्जैक्ट एक्यूरेट नहीं हो सकता है, सिमिलरली ये नंबर भी एक्यूरेट नहीं हो सकता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले इस क्लास की शुरुआत में बोला था कि गूगल सर्च कंसोल एक लो परफॉर्मेंस, लो मेमोरी सिस्टम है, लो प्रेफरेंस सिस्टम है, ये इसको ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दी जाती है। तो इन 32 पेजेस में से हो सकता है कुछ पेजेस अब इंडेक्स हो चुके हों, बट गूगल ने यहाँ पर नंबर अपडेट नहीं किया। ये नंबर कितनी जल्दी जल्दी अपडेट होगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी वेबसाइट कितनी इंपॉर्टेंट है, लोग उस पर कितने ज्यादा आ रहे हैं, आप कितना ज्यादा कंटेंट पब्लिश करते हैं, कितना जल्दी जल्दी कंटेंट पब्लिश करते हैं। कितना ज्यादा कंटेंट पब्लिश करते हैं मतलब एक दिन में एक महीने में एक दिन में 1000 पेजेस डाल दिए, तो कितना ज्यादा कंटेंट पब्लिश करते हैं। कितना जल्दी जल्दी पब्लिश करते हैं यानी कि डेली 30 पेज डाल रहे हैं, तो 30 दिनों में 900 पेज हो गए, है ना। तो दोनों चीजों में डिफरेंस, माइन्यूट डिफरेंस समझना जरूरी है। तो यहां पर अब आ गया ये इंडेक्सिंग वाला टैब। सो इस पेज इंडेक्सिंग रिपोर्ट को बहुत ज्यादा ध्यान से देखना है। ये इस गूगल सर्च कंसोल का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग पार्ट है, सो बहुत ध्यान से आपको समझना होगा। यहां पर सबसे पहले एक ड्रॉप डाउन दिखाई दे रहा है, ये ड्रॉप डाउन हमें कहता है ऑल नोन पेजेस। अभी इसे मैं ज्यादा डिटेल से नहीं समझाऊंगा बिकॉज यहां पर साइट मैप का जिक्र होगा और जो लोग नए स्टूडेंट्स हैं उन्हें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन यहां पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूं क्या है ऑल नोन पेजेस, यानी कि वो सारे पेजेस जो गूगल को पता है, टोटल पेजेस। अब यहां पर भी दिखा रहा है 71 32, राइट, 71 इंडेक्स है, 32 नॉट इंडेक्स है। अब मैं यहां पर आ जाता हूं और ऑल सबमिटेड पेजेस कर देता हूं। अब ये नंबर चेंज होगा 26 1, यानी कि जो पेजेस सबमिट का मतलब क्या हुआ कि इस वेबसाइट के साइट मैप में जितने यूआरएल हैं उनमें से कितने गूगल ने इंडेक्स किए हैं, कितने नहीं इंडेक्स किए हैं। तो टोटल इस वेबसाइट के एसईओज ने जो पेजेस सबमिट किए हैं साइट मैप में वो है 27। उन 27 में से 26 इंडेक्स हो गए, एक इंडेक्स नहीं हुआ। लेकिन हमने बात की थी ना डिस्कवरी, पहली क्लास में बोला था मैंने डिस्कवरी में एक ही पार्ट है गूगल सर्च कंसोल का जो साइट मैप से हम सबमिट करते हैं, उसके अलावा गूगल के पास अपने पैतरे हैं। तो उन सारे पैतरों को मिलाकर गूगल को जितने पेजेस पता हैं उनमें से 71 इंडेक्स कर लिए, 32 नहीं इंडेक्स किया। तो यानी कि गूगल के पास हमने सबमिट किए हैं, इस वेबसाइट के एसईओज ने कितने सबमिट किए हैं, सिर्फ 26 प्लस 1 27, लेकिन गूगल को कितने पता है 71 प्लस 32 यानी कि 103, 27 103, कितने ज्यादा यूआरएल गूगल को पता है। अब ये कहां से पता लगा ये आपको नहीं बताएगा, ये जरूरी भी नहीं कि सारे अच्छे पेजेस हो, लेकिन यूआरएल है, गूगल को पता है और गूगल हर यूआरएल को इंपॉर्टेंस देता है। देगा पहले बार देखने में इंपॉर्टेंस देगा, इसके बाद देख के अगर ठीक नहीं लगा कंटेंट, कुछ और प्रॉब्लम हुई तो आपको बता देगा, राइट। यूआरएल याद रखिएगा, यूआरएल ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एसेट है आपके लिए। किसी पेज की, किसी वेबसाइट की, किसी भी दूसरी वेब प्रॉपर्टी की जो सबसे बड़ी पहचान है उसका यूआरएल। आपने यूआरएल चेंज किया, उसमें एक डैश लगा दिया, उसमें ए लगा दिया, उसमें बी लगा दिया, उसमें 1 2 3 कुछ एक जरा सा चेंज हुआ, यूआरएल चेंज हो गया। सो हम अभी इस ड्रॉप डाउन को समझ लेते हैं कि ये यहां पर आप देख सकते हो कि आपके किसी पर्टिकुलर साइट मैप के कितने सारे यूआरएल्स इंडेक्स हैं, कितने नहीं है। यहां पर सिर्फ एक यूआरएल दिखाई दे रहा है क्योंकि इस वेबसाइट पर सिर्फ एक ही साइट मैप पड़ा हुआ है, राइट। अगर यहां पर किसी वेबसाइट पर लेट्स से कि एक बहुत बड़ी वेबसाइट है, एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जिसमें 10 मिलियन पेजेस हैं। अब उसमें 10 मिलियन पेजेस के बहुत सारे अलग अलग साइट मैप हो सकते हैं। किस साइट मैप के कितने यूआरएल इंडेक्स हैं कैसे पता लगेगा, यहीं से पता लग जाएगा। ये सारे के सारे इसी फिल्टर में दिखाई दे जाएंगे। ये एडवांस वेबसाइट हम देखेंगे, बड़ी वेबसाइट्स को भी देखेंगे, यहाँ पर डेमो देखेंगे, आपको मैं दिखाऊंगा, बताऊंगा कि ये एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व की जा सकती है, लेकिन पहले बेसिक सीख लेते हैं। ओके, तो यहां पर आ गया मैं और साइट मैप पाइप मैप को छोड़ते हैं, ऑल नोन पेजेस को कर लेते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा चेकबॉक्स दिखाई दे रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्लिक करते हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, लेट्स से कि आप एक वेबसाइट को विजिट करते हो जहां पर आपको अचानक से दिखाई देता है कि भाई ये अभी तक पेजेस इस वेबसाइट पर 10,000 इंडेक्स हुआ करते थे, अभी सडनली 9,000 पेजेस इंडेक्स है। 1,000 पेजेस जो है वो गूगल ने नॉट इंडेक्स कर दिए, इंडेक्सिंग से उड़ा दिए, उनका जो कॉपी सेव कर रखी थी उसको हटा दिया। अब इसका इंपैक्ट आपकी वेबसाइट के ऊपर क्या पड़ा है, क्या वेबसाइट के इंप्रेशंस, यानी वेबसाइट जो गूगल सर्च रिजल्ट्स में दिखाई दे रही है उसके इंप्रेशन बढ़े हैं या घटे हैं। गैस मत करो कि अगर कम पेजेस इंडेक्स कर रखे हैं गूगल ने तो क्या पता इंप्रेशन भी कम, ये गैस होगा। यू हैव टू नो, यू आर एन एसईओ, यू वर्क ऑन डेटा, हम डेटा पे जिंदा रहते हैं।
तो हमें देखना होगा कि ये इंप्रेशन एक्चुअली में कम हुए या नहीं हुए, पेजेस के कंपैरिजन। बाकी इसका और रैंकिंग वैंकिंग से कोई लेना देना नहीं है। आपकी वेबसाइट के कितने पेजेस इंडेक्स हैं उसके कंपैरिजन में इंप्रेशन का क्या सीन चल रहा है। सो अगर आपको सडनली दिखाई देता है कि यहां पर पेजेस आपने इंडेक्स से कम हुए ज्यादा हुए, इंप्रेशन बॉक्स को चेक करो, देखो कि वो जो इंडेक्सिंग सडनली ज्यादा हुई या कम हुई है उसका इंप्रेशन क्या पड़ा। नाउ इस चेक बॉक्स के दो यूज केस आपको बता देता हूं, डायरेक्ट यूज केस। नंबर 1, लेट्स से कि आपने अपनी वेबसाइट पर एआई से जनरेट कराए 10,000 पेजेस आपने अपनी वेबसाइट पर पोस्ट कर दिए, तो यहां पर इंडेक्सिंग का जो नंबर वो अचानक से बढ़ जाएगा। अभी दिखाई दे रहा है 71, 10,000 पेजेस आपने पब्लिश कर दिए, एआई जनरेटेड 10,071 पेजेस होने चाहिए आइडली अगर सारे के सारे इंडेक्स हो गए। अब ये जो ज्यादा पेज डाले हैं आपने, इससे आपका इंप्रेशन बढ़ा या घटा? गूगल आपके उन सारे पेजेस को व्यूज दिखा रहा है, यहां पर सीधे सीधे चेक कर सकते हो, कोई मैथमेटिक्स लगाने की जरूरत नहीं, यहीं पर सीधे पता लग जाएगा। अचानक से यहां सडनली इंडेक्सिंग वाला काउंट भी बढ़ेगा और ट्रैफिक भी बढ़ेगा। बढ़ गया तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर नहीं बढ़ा तो इसका मतलब है, या घट गया अचानक से तो इसका मतलब है वो कंटेंट गूगल ने पकड़ लिया, एआई जनरेटेड है, गूगल आपकी वेबसाइट को पनिश कर रहा है। दूसरा यूज केस क्या हो सकता है, लेट्स से कि आप किसी नई वेबसाइट को लेते हैं, आप देखते हैं यार इस वेबसाइट पर 1000 पेजेस, लेकिन 1000 पेजेस में से 500 पेजेस बिल्कुल बेकार है, कोई कंटेंट नहीं है, उल्टा सीधा कंटेंट पड़ा हुआ है, आउटडेटेड है। आप उस वेबसाइट के बाकी 500 पेजेस को रिमूव कर देते हो। इसे बोलते हैं कंटेंट प्रूनिंग, CONTENT कंटेंट प्रूनिंग। आप कंटेंट, खराब कंटेंट हटा रहे हो, वेबसाइट लीन होगी। जब भी कोई चीज लीन हो जाती है, फिट हो जाती है, विराट कोहली हो जाती है, तो जल्दी भागती है। तो अब यहां पर आपके इंडेक्स पेजेस का नंबर भी कम होगा। आपने 500 डिलीट कर दिए, 500 पेजेस यहां पे कम दिखाई देंगे, लेकिन जब आप इस बॉक्स को चेक करोगे और ये इंप्रेशन बढ़ते हुए दिखाई देंगे तो आपको पता लग जाएगा कि मैंने जो कंटेंट प्रूनिंग की उसका इंपैक्ट अच्छा दिखाई दिया, बढ़ा अचानक से इंप्रेशन। आपने पेजेस कम किए, आपके इंप्रेशन बढ़ गए, इसका मतलब है गूगल इज हैप्पी। या अगर 500 पेजेस आपने हटाए और इंप्रेशन वैसे के वैसे तो भी अच्छा है, वो पेजेस बेकार थे, कोई गूगल ने आपको ट्रैफिक नहीं कम किया। तो इस तरह से आप इन दो बॉक्सेस का और इस साइट मैप वाले ड्रॉप डाउन को यूज कर सकते हो। नाउ यहां पर एक छोटी सी चीज दिखाई दे रही है, ये यहां पर लास्ट अपडेटेड का फिगर दिखाई दे रहा है, राइट, 26/8/2025। अमेरिकन है, इनको ये नहीं पता है कि डेट वेट कैसे लिखते हैं, इनका फॉर्मेट गड़बड़ है। खैर एनीवेज, ये मैं क्यों दिखा रहा हूं, बिकॉज यहां पर ये दिखा रहा है लास्ट अपडेटेड दिस एंड दिस, राइट। लेकिन अगर मैं सर्च रिजल्ट्स में जाता हूं, परफॉर्मेंस टैब में जाता हूं, तो यहां पर जो लास्ट अपडेटेड वाला फिगर होगा ये अलग है, ये 10 घंटे पहले ही किया गया। तो अब ये अलग अलग दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये कोई गड़बड़ नहीं है। ये मतलब ये है कि जो मैं शुरुआत से बोल रहा हूं कि ये लो परफॉर्मेंस, लो प्रेफरेंस वाला सिस्टम है। हर एक अलग अलग रिपोर्ट को गूगल अलग अलग सिस्टम से कैप्चर करता है और उसको यहां पर अपडेट करता रहता है। तो जो रिपोर्ट जब अपडेट हुई वो फिगर यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। तो परफॉर्मेंस जल्दी अपडेट कर दी, इंडेक्सिंग वाला स्टेटस बाद में अपडेट किया। अभी अपडेट भी किया, ये सही, ये जरूरी नहीं है एक्यूरेट हो, तो इतना बुरा नहीं मानना है इसको। हिंट की तरह ये हमारी गाइड है, गूगल सर्च कंसोल इज आवर गाइड, इसे हमें गाइड की तरह ही ट्रीट करना है। एकदम ये नहीं, गूगल मैप नहीं है ये, ना, रास्ता नहीं देखना, इससे सिर्फ निर्देशन, वो गाइडिंग लेनी। यहां पर आते हैं हम तो एक छोटा सा ये बॉक्स दिखाई दे रहा है, बहुत कम लोग इसे यूज करते हैं। ये दिखाता है कि ये जो 71 पेजेस इंडेक्स हैं कौन कौन से पेजेस हैं, लेकिन हम इनकी तरफ नहीं जाते क्योंकि ये इंडेक्स है तो इंडेक्स है ही है, इसकी जरूरत कम पड़ती है। इसके नीचे आ जाते हैं यहां पर और फिर हम देखते हैं कि ये वाई पेजेस आर नॉट इंडेक्स्ड, यानी कि जो 32 पेजेस जो इंडेक्स नहीं है, इनके इंडेक्स ना होने का रीजन क्या है, यही सब कुछ है, ये हमें बताता है। अच्छा, इसके अलावा यहां पर नीचे दिखाई दे रहा होगा ये नंबर, राइट, ये नंबर लिखे हुए हैं। ये नंबर मैंने नहीं लिखे हैं, राइट, ये नंबर गूगल की तरफ से आता है, राइट। और ये जो है अपने आप ये कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन होता है इसके अंदर, आपने कुछ चेंज किया था या गूगल की तरफ से कुछ चेंज है, जो भी मैसेज होगा, जो भी इसका रीजन वो यहाँ पता लग जाएगा। 1 का मतलब 1 नोटिफिकेशन है, अगर एक ही डेट पे 2 नोटिफिकेशन होंगे तो 2 दिखाई देंगे। तो मैं अगर यहाँ पर क्लिक करता हूँ पता लग जाएगा क्या था, डुप्लीकेट गूगल चोज डिफरेंट कैनोनिकल देन यूजर। ये एक इशू था जिसके लिए वैलिडेशन के लिए डाला गया था, उसको गूगल ने पास कर दिया। अब ये डुप्लीकेट गूगल चोज डिफरेंट कैनोनिकल देन यूजर, ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है, मैं एकदम आसान लैंग्वेज में समझा दूंगा। अब यहां पर आ जाते हैं, यही ये रीजंस दिखाई दे रहे हैं, ये रीजंस यहां पर दिखाई दे रहे हैं, कुछ कमी दिखाई दे रहे हैं, 7 दिखाई दे रहे हैं, राइट। ये नंबर 13 से 15 के बीच में मैक्सिमम हो सकता है, 15 से ज्यादा भी होते हैं, अलग अलग है, कोई लिमिट नहीं है यहाँ पर। लेकिन इनको हर वेबसाइट पे आप नहीं देखेंगे, कुछ वेबसाइट पर 3-4 होंगे, कुछ पे 10-12 होंगे। एट एन एवरेज 11 से 13 आपको एरर्स मिल जाती हैं और उन सारे एरर्स को हम एक एक करके समझेंगे। अब जो लोग नए हैं
उन्हें थोड़ी सी कुछ चीज़ें समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, बट इट्स ओके। नो मैटर मैं किस डायरेक्शन से आऊँ, हमेशा कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो बाद में आने वाले टॉपिक के ऊपर डिपेंडेंट होंगे, तो हम थोड़ा थोड़ा समझें। सो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं कुछ बहुत 7-8 रीज़न। तो मैं दूसरी टैब पर लेके चलता हूँ और आपको जो 11-12 कुछ ज़्यादा फ्रीक्वेंट रीजंस होते हैं इनको अलग से डिटेल से समझाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, एंड देन इसके बाद इनको सॉल्व करने का तरीका भी वहीं पे साथ में समझाता जाऊंगा। यहाँ पर मैंने लिस्ट बना के रखी है 12 रीजंस की। सबसे पहला है, समझ में नहीं आएंगे तो भी कोई बात नहीं, एक बार सुन लेना है। नंबर 1, ऑल्टरनेट पेज विद प्रॉपर कैनोनिकल टैग। दूसरा है डुप्लीकेट विदाउट यूजर सेलेक्टेड कैनोनिकल। तीसरा है एक्सक्लूडेड बाय नो इंडेक्स टैग। चौथा है सर्वर एरर। फिर है सॉफ्ट 404। फिर है 404। सॉफ्ट 404 नॉट फाउंड यानी कि 404 दोनों पता लग जाएंगे। Blocked by robots.txt, crawled currently not indexed, discovered currently not indexed, duplicate Google chose different canonical than user, redirect error, blocked due to forbidden। ये इस टाइप के एरर आपको 10, 11, 12, 13 मिल जाते हैं। ठीक है, हम एक एक करके समझना शुरू करते हैं और जिसको जिसको समझ लेंगे उसको उसको यहाँ लिस्ट से क्रॉस करते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाता है नॉट फाउंड 404 एरर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, ऑलमोस्ट हर वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा आपको, और इसको सॉल्व करने के चक्कर में बहुत लोग अपने बाल पका लेते हैं। इसे सॉल्व करना नहीं सॉल्व करना क्या होता है समझ लेते हैं। पहले आ जाते हैं यहाँ पर, टाइटल डाल लेते हैं सबसे पहले, पेज नॉट फाउंड, ये एरर का नाम है, पेज नॉट फाउंड। 404 क्या है, जो लोग अभी नए हैं उनके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। 404 इज स्टेटस कोड। जब भी आप कोई पेज विजिट करना चाहते हो, आप अपने ब्राउजर पर google.com टाइप करते हो और आप भेजते हो सर्वर के पास, आपने टाइप करके एंटर कर दिया, आपका ब्राउजर google.com के सर्वर पर रिक्वेस्ट भेजेगा। सर्वर वहां से फाइल भेजने से पहले आपको एक स्टेटस कोड देता है कि आगे पेज मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। 404 का मतलब होता है पेज नहीं मिलेगा, है ही नहीं उसके पास। ओके, और ये 404 आपने नंबर कई बार देखा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आ जाऊं गूगल पर और सर्च कर लेता हूं google.com/abracadabra, अगर किसी ने इसके बाद गिली गिली छू बोला तो उसको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। तो google.com/abracadabra टाइप करके मैं एंटर करता हूं 404। क्यों? बिकॉज पेज है ही नहीं। करेक्ट। अगर मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूं अमित तिवारी यूट्यूब चैनल, ट्राई करता हूं, फिर से 404 आ गया, अमित तिवारी यूट्यूब चैनल, पेज नहीं है। राइट, तो जब पेज नहीं होता है तो एरर आती है 404। ठीक है, दिखा देता हूं, सिर्फ यहाँ पे 404 लिख दिया है, कहाँ पे आ रही है एरर एग्जैक्टली। राइट, आ जाते हैं फिर से एक बार इस पेज को विजिट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे डेवलपर टूल्स हैं, आपको मिलते हैं कहाँ से, यहाँ पर आने के बाद मोर टूल एंड देन इसके बाद डेवलपर टूल्स। राइट, ये अगर विंडोज पे हो तो F12 दबा लो और अगर माइक पे हो तो इतनी नौटंकी करो, आपने पैसे ज़्यादा दिए। ये यहाँ पर देखो सबसे पहली एंट्री यहाँ पर क्या दिखाई दे रही है, अमित तिवारी यूट्यूब चैनल, ये इस पेज की फाइल का पार्ट है और ये यहाँ पर रेड कलर में दिखाई दे रहा है, बाकी सारे के सारे ब्लैक कलर में, ये रेड कलर में 404 स्टेटस कोड है, ये HTTP स्टेटस कोड बोलते हैं इसको। ओके, इसे हटा देते हैं अभी फिलहाल के लिए, वापस आ जाते हैं यहाँ पर। 404 का मतलब क्या हुआ कि एक पेज है मेरा, सपोज ये एक वेबसाइट है, पेज भी नहीं है, ये एक हमारी वेबसाइट का सर्वर है, वेबसाइट सर्वर। ठीक है, और वेबसाइट सर्वर को रिक्वेस्ट कहाँ से आ रही है, लेट्स से कोई गूगल बॉट हो, मान लो गूगल बॉट, गूगल का सर्वर, गूगल का सर्वर इस पेज तक जाना चाहता है, इसको रिक्वेस्ट भेजता है, रिक्वेस्ट भेजता है इस वेबसाइट सर्वर को कि भाई मुझे एक फाइल चाहिए, और इस फाइल का URL क्या है, इस फाइल का URL है abc.com/my-page। ठीक है, तो अगर इस वेबसाइट पे, इस वेबसाइट सर्वर पे abc.com पे abc.com/my-page, my-page नाम का एक पेज होगा, तो यहां पर ये फाइल मिलनी शुरू हो जाएंगी और जो स्टेटस कोड देगी ये वेबसाइट, ये होगा 200 मतलब ऑल ओके, मैं भेज रहा हूं फाइल, तैयार हो जाओ। लेकिन अगर ये फाइल नहीं है इस वेबसाइट पे के पास, राइट, अगर इस वेबसाइट के पास ये फाइल है ही नहीं, तो यहां पर स्टेटस कोड आएगा 404। ठीक है, 404 इज द स्टेटस कोड दैट इज गोइंग टू रिसीव। 404 का मतलब क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ इतना है कि इस वेबसाइट के पास, इस सर्वर के पास ये पेज नहीं है। तो ये एरर कैसे हो गई, देख लेते हैं कि आखिर ये 404 एरर क्यों आती है और ये गूगल सर्च कंसोल में क्यों दिखाई थी, व्हाई इज दिस अ बिग डील। तो लेट्स से कि ये वेबसाइट सर्वर है, राइट, वेबसाइट सर्वर हमारा abc.com का, यानी कि इसे मान लेते हैं कि ये यहीं पर जो है वो होम पेज बना के रखा है abc.com। ठीक है, इस abc.com पे एक लिंक पड़ा हुआ है, लिंक क्या पड़ा हुआ है, पेज हमारा दूसरा है, पेज हमारा है abc.com/my-best या my page। ठीक है, सिर्फ मैं इसको थोड़ा सा बड़े टेक्स्ट में कर देता हूँ ताकि ये दिखाई दे। राइट, सो my page करके एक पेज बना हुआ है इस वेबसाइट पर,
ओके, abc.com पे एक और पेज है माई पेज। अब इस abc.com वाले पेज से माई पेज को लिंक दिया गया /माई पेज, लेकिन लिंक बनाते टाइम जो हमारा एसईओ था या जो कंटेंट राइटर था उसको थोड़ा सा धोखा हो गया। उसको लगा कि ये जो यूआरएल होगा वो होगा /my-page। ठीक है, इस तरह से होना भी चाहिए, लेकिन पेज बनाने वाले डेवलपर ने माई पेज कर दिया बिना डैश लगाए, और जो एसईओ है वो डैश लगा रहा है। तो अब ये पेज ओपन तो होगा नहीं क्योंकि यूआरएल है ही नहीं। अगर इस सर्वर पर abc.com पेज है, abc.com/my-page है विदाउट एनी डैश, तो माई डैश पेज नहीं ओपन होगा। तो यहां पर सर्वर जो है वो ढूंढेगा कि यार पेज होना चाहिए, माई पेज है, माई डैश पेज नहीं है, ये 404 एरर दे देगा। तो यहां पर इशू क्या हुआ कि जो एसईओ था उसने ये चेक नहीं किया कि ये पेज जो है वो यूआरएल ये सही है या नहीं है। तो 404 के जरिए गूगल सर्च कंसोल हमें ये बता रहा है कि देखो भाई, आपकी वेबसाइट पर ये पेज होने चाहिए थे, आपने अपनी वेबसाइट पर लिंक में बोला हुआ कि ये माई डैश पेज है। तो हम यहाँ पे करेक्ट कैसे करेंगे? हम बोलेंगे यार ठीक है, हमारा ये लिंक हुआ करता था माई डैश पेज, मैं इसको माई पेज कर देता हूँ। अब ये 404 हट जाएगा, 200 स्टेटस कोड हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व। तो हमें यहाँ पर 404 को कैसे सॉल्व करना है? हमें अपने इंटरनल लिंक को ठीक कर देना है, करेक्ट। लेकिन दूसरी सिचुएशन भी हो सकती है। नाउ एक्सटर्नल लिंक से कैसे हो सकता है? सपोज कि गूगल abc.com के सर्वर पर नहीं आ रहा था, गूगल एक रैंडम वेबसाइट विजिट कर रहा था xyz.com। xyz.com पर एक लिंक पड़ा हुआ है abc.com के पेज का, क्योंकि लिंक तो एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है। अपनी वेबसाइट को भी आप लिंक दे सकते हो और दूसरी वेबसाइट को भी लिंक दे सकते हो। तो abc.com/my-page लिंक पड़ा हुआ है, ठीक है। एक वेबसाइट पर abc.com/my-page लिंक पड़ा हुआ है। अब जैसे ही गूगल बॉट को ये यूआरएल मिलेगा, वो सीधे जाएगा abc.com/my-page को विजिट करने की कोशिश करेगा, लेकिन वो कोशिश सफल नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी बिकॉज वेबसाइट पर माई पेज है, बिना डैश वाला पेज। तो अब क्या होगा कि ये जब भी गूगल बॉट विजिट करना चाहेगा इस यूआरएल को, यहां से इस यूआरएल को विजिट करना चाहता है अब गूगल बॉट, राइट, इस यूआरएल को विजिट करना चाह रहा है, और ये यूआरएल क्या स्टेटस कोड अब देगा? दे देगा 404, क्योंकि इस पे तो है ही नहीं ना पेज, इस पे पेज नहीं है। ये 404 स्टेटस कोड आएगा, क्योंकि जो डिमांड कर रहा है वो डिमांड कर रहा है abc.com/my-page की, और पेज कौन सा है? माई पेज। तो जब ये 404 स्टेटस कोड मिल रहा है दूसरी किसी वेबसाइट से, तो अब आप क्या कर सकते हो? आपकी वेबसाइट नहीं है xyz.com, तो आप इसको ठीक नहीं कर पाओगे। क्या करोगे? इग्नोर करो, ठीक है। हम इसे क्या करेंगे? इग्नोर कर देंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। आप हो सकता है ट्राई करो कि भाई ये जो दूसरी वेबसाइट है xyz.com, इसके ओनर को मैं ईमेल करता हूँ, कॉल करता हूँ, व्हाट्सएप करता हूँ कि भैया मेरा लिंक ठीक कर दो, लेकिन होता नहीं है, ठीक है, नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है, किसी के पास इतना टाइम नहीं है। नाउ यहाँ पर एक और चीज़ जो गलती है जो लोग कर देते हैं, वो सोचते हैं कि यार ये लिंक ठीक नहीं हो सकता, लेकिन मैं एक काम करता हूँ, मैं जो माई डैश पेज के जो यूआरएल का लिंक है ना, मैं उसको किसी दूसरे पेज पर रीडायरेक्ट कर देता हूँ। ये प्रॉब्लम है। गूगल नहीं चाहता है कि किसी दूसरे पेज का जो लिंक कहीं पर पड़ा हुआ है वो किसी दूसरे एकदम रैंडम पेज पर डाल दो। राइट, रीडायरेक्शन का मतलब होता है कि जब गूगल बॉट किसी एक पर्टिकुलर पेज को विजिट करना चाहता है, लेट्स से गूगल बॉट है, ये बार बार नाम चेंज कर लेना होता है, पता नहीं इसे क्यों, ठीक है, ये गूगल बॉट लिख रहा हूं मैं, कई बार स्पेस नहीं होता है, सो जस्ट डोंट माइंड, ओके। सो लेट्स से गूगल जाना चाहता है एक पेज पर जो है माई डैश पेज, ठीक है, इस पेज पर जाना चाहता है गूगल, लेकिन आप उसे भेज देते हो किसी दूसरे पेज के ऊपर, राइट। लेट्स से आप भेज देते हो उसे रैंडमली, ऐसे किसी भी पेज के ऊपर भेज दिया आपने उसे भेज दिया XYZ, कोई पेज हो सकता है। गूगल को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आपने जो बताया था, उसे दिखाया था पेज का यूआरएल, उसकी जगह दूसरे को भेज दिया, गुड़ दिखा के ईंटा मार रहे हो, आप उसे ईंट मार रहे हो, ओके। तो ये इसे रीडायरेक्शन बोलते हैं। रीडायरेक्शन के स्टेटस कोड होते हैं, इसके बारे में लोग बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पर ये गलत पैटर्न है। बहुत सारे एसईओज ये 404 एरर को सॉल्व करने के चक्कर में इसको, जो ये पेज माई पेज है, इसको रीडायरेक्ट कर देते हैं किसी रैंडम पेज के ऊपर, या फिर होम पेज के ऊपर रीडायरेक्ट कर देते हैं, विच इज द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू। करना ही नहीं है इस काम को, राइट, ठीक है। रैंडम पेज के ऊपर, होम पेज के ऊपर नहीं रिडायरेक्ट करना। आप क्या कर सकते हो? लेट्स से दैट ट्रूली आपके पास माई डैश पेज नहीं था, लेकिन आपके पास माई पेज था विदाउट स्पेस वाला, और जो माई पेज पे कंटेंट हो सकता था वही माई पेज पर है, डैश वाले को हटा के। तो अब आप रिडायरेक्ट कर सकते हो। अगर जिस पेज से जिस पेज पर रिडायरेक्ट किया जा रहा है, अगर वो सिमिलर है, कंटेंट सेम हो सकता है,
तो ठीक है, फिर कर सकते हो, अदरवाइज नहीं करना है। जब हमें बाहर किसी पेज से लिंक मिलता है तो हम उसे इग्नोर कर देते हैं, हमें कुछ नहीं करना। 404 आर नॉट अ प्रॉब्लम। जब इंटरनल लिंक से मिला हुआ है, आपके ही किसी पेज से किसी पेज को लिंक दिया जा रहा है, तो वो प्रॉब्लमेटिक पार्ट है, बट अदरवाइज नहीं। नाउ ये जो 2 रीजन अभी मैंने 404 के बताए, इसी से रिलेटेड एक छोटे छोटे और रीजन निकल आते हैं। मे बी जब किसी ने आपके ये /my- पेज को लिंक दिया था, तब आपकी वेबसाइट पे पेज हुआ करता था, फिर बाद में आपने वो पेज किसी तरीके से हटा दिया, गलती से हटा दिया, आपको उसकी ज़रूरत नहीं रह गई है, या वो आउटडेट हो चुका था, आपने उसकी जगह नया पेज बना दिया। अगर आपने वो पेज एक्चुअली में हटा दिया हमेशा के लिए, तो फिर इग्नोर कर दो, और अगर आपने एक्सीडेंटली हटाया था तो सही कर दो, अगर आपने उसकी जगह नया पेज बना लिया है तो रीडायरेक्ट कर दो। कई सारे काम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि कोई भी रैंडमली आपको 404 दिखाई देता है और आप उसको सॉल्व करने के चक्कर में होम पेज पर रीडायरेक्ट कर रहे हो, वो गलत हो जाएगा। क्योंकि कोई कितने भी पेजेस बना सकता है। मैंने भी google.com/abracadabra किया, इसका मतलब ही नहीं कि गूगल जाकर google.com/abracadabra एक पेज ही बना दे, ये कोई नहीं करता है। नाउ ये मैं अभी बोल रहा हूँ, थ्योरी बोल रहा हूँ, आपको एक्चुअली में कैसा दिखाई देगा गूगल सर्च कंसोल में, एक बार उसको भी देख लेते हैं। हम जाते हैं गूगल सर्च कंसोल के ऊपर, तो यहाँ पर नॉट फाउंड 404 पेज दिखाई दे रहा है आपको, हमें इसके ऊपर क्लिक करना होगा, और जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से लिस्ट दिखाई देगी कि वो कौन कौन से URL हैं जिन पर गूगल को 404 मिल रहा है। जैसे एक URL है delhibelly.site/cgi-bin, इस URL को जब विजिट कर रहा है गूगल बॉट तो उसे 404 एरर देखने को मिल रही है। क्या एक बार चेक कर लेते हैं, सही में 404 मिल रहा है, URL आ गया, दिखाई दे गया 404, राइट, ठीक है, कंफर्म हो गया 404। अब ये कैसे पता लगे कि आखिर इस पेज को इंटरनल लिंक मिल रहा है तब 404 है, एक्सटर्नल लिंक? जैसे मैंने भी कॉन्सेप्ट आपको बताया, एक्सटर्नल है तो इग्नोर कर दो, इंटरनल है तो सॉल्व कर दो, लेकिन यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है कि इंटरनल या एक्सटर्नल। पता करने का तरीका बड़ा सिंपल है, यहाँ पर सीधे ये वाला बटन है, ये छोटा सा इंस्पेक्ट URL, ये जो ऊपर बटन यहाँ पर सर्च बार दिया हुआ है, ये और ये दोनों सेम है ना, इस पर क्लिक कर देते हैं। अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा, गूगल अपनी इंडेक्स इंफॉर्मेशन निकाल रहा है जब भी गूगल बॉट ने विजिट किया था। सो अब आपको यहां पर पता लगेगा कि आपको दूसरी वेबसाइट से लिंक मिला हुआ है ये 404 वाला, या अपनी वेबसाइट से। यहां पर रेफरिंग पेज को देखना है, यहां पर उस पेज का लिंक होगा जहां से इस पेज को 404 जिस पर आ रहा है उसको लिंक मिला हुआ है। यहां पर हमें पता लग रहा है कि ये delhibelly.site से ही मिला हुआ है, तो ये क्योंकि इसी वेबसाइट से मिला हुआ है, जाकर पेज को ठीक कर दो, वहां पर जो खराब लिंक था उसको सही कर दो, प्रॉब्लम सॉल्व। अगर ये xyz.com कुछ और होता है, लेट्स से कि आपको टाइम्स ऑफ इंडिया से लिंक मिला हुआ है, अब टाइम्स ऑफ इंडिया वाले आपकी बात नहीं सुनेंगे, तो उस केस में आपको इसे इग्नोर करना होगा, छोड़ दो, कुछ नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। 404 हार्मफुल नहीं होते हैं। आपने कहीं किसी कोर्स में किसी भी जगह पे पढ़ा हो, गलत है। 404 से कोई लॉस नहीं होता है, 404 से आपका क्रॉल बजट भी नहीं खत्म होता है। नए स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा है क्रॉल बजट क्या होता है, पुराने वालों को पता है। जितने भी 404 URLs होते हैं उनसे आपका क्रॉल बजट नहीं खत्म होता, कितने भी हो, गूगल नहीं ध्यान देता। ओके, इतना डन हो गया। अब यहां पर ये एक छोटी सी शीट मैंने बना रखी है ऑलरेडी, राइट। यहां पर आपको जो भी प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे हैं इसका सोल्यूशन मिल जाएगा, राइट। अगर आप मेंबर हैं ऑलरेडी तो आपको ये शीट डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगी आपके सेक्शन में, आप वहां से आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, इसे रट्टा मार लो एकदम से। 404 रीजन क्या हो सकते हैं, आपने इस पेज को लिंक किया था बट आपने पेज हटा दिया, या फिर आपने इस पेज को एक्सीडेंटली लिंक कर दिया, या फिर किसी और ने पेज बनाया था, लिंक दिया था बट बाद में हटा दिया, या फिर पेज कभी बनाया ही नहीं गया था। सोल्यूशन क्या है, रिमूव द लिंक, करेक्ट द लिंक, गेट इट चेंज, इग्नोर, रीडायरेक्ट, इग्नोर। यानी कि अगर चेंज कर सकते हो तो करवा लो, नहीं तो छोड़ दो, भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको गूगल सर्च कंसोल में हर एक मैसेज एरर नहीं है, हर चीज को सॉल्व नहीं करना है, एनर्जी नहीं वेस्ट करनी। 404 पे तो बिल्कुल एनर्जी नहीं वेस्ट करनी है। और बहुत सारे पुराने एसईओज, क्लासिकल एसईओज ये मिस्टेक करते हैं। अगर आप नया कहीं कोर्स कर रहे हैं वो आपको बताएंगे 404 कैसे सॉल्व करो, नहीं सुनना है, ठीक है, प्रॉब्लम ही नहीं। आई नो आपको गूगल सर्च कंसोल सीखने में बहुत मजा आ रहा है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा टूल है, इसे हम एक क्लास में फिनिश नहीं कर पाएंगे। हम अगली क्लास में गूगल सर्च कंसोल के बाकी जो डी इंडेक्सिंग वाले इश्यूज हैं इनको और डिटेल से देखेंगे। बहुत बड़े वेबसाइट में जो जहां पर मिलियंस ऑफ पेजेस हैं, जहां पर मिलियंस की तादाद में ट्रैफिक आ रहा है, उन डैशबोर्ड्स को भी मैं आपको दिखाऊंगा और समझाऊंगा कि ये जो बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सॉल्व कैसे करना है इसी छोटे से टूल के जरिए। सो मिलते हैं अगली क्लास में जिसमें हम गूगल सर्च कंसोल के ही इस चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हर क्लास अटेंड करनी है। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। एंड अगर आप मेंबर हैं, पक्के स्टूडेंट हैं, तो मैं आपको लाइव डाउट सेशन में भी देखूंगा। थैंक यू सो मच।